सुजीवनम के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें आज हम बात करेंगे एक ऐसे विचार पर जो हर किसी के दिमाग में कभी ना कभी आता ही है। वो है कि हम वृद्धावस्था को गरिमा के साथ, मौज मस्ती के साथ और बिना किसी के सहारे या दया पे निर्भर होकर कैसे बिताया जाए। ऐसा कौन है जो चाहेगा कि इस दुनिया, परिवार और समाज को इतने लंबे समय तक इतना कुछ देने के बाद अपने सुनहरे सालों में दूसरों की मेहरबानी या मर्जी के भरोसे अपनी जिंदगी काटने को मजबूर हो जाए। हर कोई यही चाहता है कि अपनी आखिरी सांस तक वो ऐसे जिंदगी जिए जिसमें वो अपने पूरे होशोहवास और गरिमा के साथ खुशियों से भरी जिंदगी जी पाए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये ख्याल और भी मजबूत होता जाता है। इस वीडियो में हम इसी विचार के अलग-अलग पहलुओं पर बात करेंगे। ये वीडियो इस विषय पर आगे आने वाले कुछ और वीडियोस की एक श्रृंखला का पहला वीडियो है। इसमें हम ये जानेंगे कि वृद्धावस्था के हमारे दिमाग में क्या मायने होते हैं, लोग इससे कैसे अलग-अलग तरीकों से देखते और महसूस करते हैं, और वो कौन से सरल, व्यवहारिक और अनुभव पर आधारित तरीके और नुस्खे हैं जिनसे कोई भी इंसान अपनी जिंदगी के इस सबसे अच्छे हिस्से को मर्यादा, शांति, संतोष और किसी और की कम से कम मदद लेकर सम्मान के साथ जी सकता है। ये वीडियो सिर्फ बुजुर्गों के लिए है, ऐसा सोचना बिल्कुल गलत होगा। इस वीडियो को आप किसी सफर पे जाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली गाइड की तरह देख सकते हैं। जैसे सफर करते समय जो लोग पहले ही अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, यानी जो बुढ़ापे में प्रवेश कर चुके हैं, उनके लिए तो ये गाइड काम आएगी ही, लेकिन ये वीडियो उन लोगों के लिए भी उतना ही जरूरी है जो अभी वहां नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक ना एक दिन जरूर वहां पहुंचने वाले हैं। जैसे कि वो जो अभी जवान हैं। जैसे कि अगर आप किसी नए शहर में जाएं और वहां आपको कोई मददगार मिल जाए, तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। लेकिन अगर आप सफर पर निकलने से पहले ही तैयारी करके जाए, तो उस जगह पर पहुंचने पर आपका अनुभव और भी बेहतर और आनंददायक होता है। इस लिहाज से ऐसे बहुत सारे उपाय हैं जो जवानी में ही आप शुरू कर सकते हैं, जिससे आपका वृद्धावस्था का अनुभव आनंद से भरपूर और गरिमापूर्ण हो सकता है, जिसका इंतजार आप डर डर के नहीं, बल्कि उत्साह और जोश के साथ कर सकते हैं। साथ ही जवान लोग जो अपने घर के बुजुर्गों की देखभाल करते हैं, उन्हें बेहतर समझ के और उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख के उनके तजुर्बे से बहुत कुछ अपने आने वाले जीवन के लिए सीख सकते हैं। इस सिलसिले में हम सबसे पहले ये समझेंगे कि जब हम वृद्धावस्था या बुढ़ापा कहते हैं, तो उसका मतलब अलग-अलग लोगों के लिए क्या होता है। इसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन-कौन सी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक वजहें हैं जो बुढ़ापे की पहचान बन जाती है। और जब हमें इन दोनों चीज़ों यानी वृद्धावस्था के मायने और उसके संकेतों की समझ आ जाएगी, तब हम उस मुकाम पर पहुंच सकते हैं जहां हम उन तरीकों और नुस्खों पर बात कर सकते हैं जिनसे हम बुढ़ापे के अनचाहे असर को कम कर सके और वृद्धावस्था के अच्छे पहलुओं को और भी उभार सके। वीडियो के टाइटल में हमने एक नई सोच का इस्तेमाल जानबूझकर इसलिए किया है क्योंकि ज्यादातर लोगों के दिमाग में बुढ़ापे की वो पुरानी तस्वीर बनी हुई है जो या तो एक असहाय व्यक्ति की
बिस्तर और बैसाखियों से जुड़ी छवि होती है, या फिर किसी दुख भरी कहानी जैसी सुनाई पड़ती है, जिसमें खुशी, आशा और आत्मसम्मान की चमक बहुत कम ही होती है। अब वक्त आ गया है इस तस्वीर को बदलने का, और उससे बिस्तर या रॉकिंग चेयर वाली इमेज से आगे एक जीवंतता, रोमांच, यात्रा, मनोरंजन, व्यायाम, समाज सेवा और कला के रंगों से भी भरने का। अब समय आ गया है कि रिटायरमेंट के बाद के सालों को वाकई गोल्डन ईयर्स यानी जिंदगी का सुनहरा समय बनाया जाए, केवल लेखन, साहित्य और चर्चाओं में जुबानी जमा खर्च करके नहीं, बल्कि असली जिंदगी और व्यवहार में व्यक्त करके भी। जैसे बचपन, जवानी और अधेड़ उम्र जिंदगी के अलग अलग पड़ाव है, वैसे ही वृद्धावस्था भी जिंदगी की एक भरी पूरी अवस्था है। ये कोई आखिरी मोड़ नहीं, बल्कि जीवन का एक और नया रूप और अध्याय है। एक ऐसा पड़ाव जहां जिंदगी के मायने और गहरे हो जाते हैं, रिश्तों की डोर और मजबूत बनती है, और एक नई सोच और नई तरह की सक्रियता, खुशी और संतोष का भाव आता है। हम इस वीडियो को शुरू करेंगे एक साझी समझ बना के कि जब हम वृद्धावस्था या बूढ़ा होना कहते हैं, तो उसका मतलब क्या होता है। बुढ़ापे के कई आयाम होते हैं। ज्यादातर लोग वृद्धावस्था को शरीर की अवस्थाओं से जोड़ के देखते हैं, जैसे बालों का सफेद होना, जल्दी थकान या नई बीमारियों का आना। कुछ लोग इसे मानसिक रूप से महसूस करते हैं, जैसे याददाश्त का कमजोर होना या नई चीजों को सीखने में दिक्कत का आना। इनके अलावा हम सामाजिक नजरिए से भी वृद्धावस्था को देखते हैं, जैसे सेवानिवृत्त या रिटायर हो जाना, या पार्टियों और आयोजनों में अलग थलग छोड़ दिया जाना, और आस-पास होने वाली कई चीजों और फैसलों में शामिल ना किया जाना। इसलिए सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या निशानियां हैं जिन्हें देख के किसी इंसान को ये लगता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, या फिर लोग किसी और को देख के कब और क्यों ये कहते हैं कि अब ये बूढ़े हो गए हैं। इसके बाद का कदम होगा इन सब के पीछे छिपी वजहों को समझना, यानी उन शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बदलावों को समझना जो इस सोच को जन्म देते हैं। जब ये दो बातें, वृद्धावस्था की पहचान और उनके कारण, हम समझ जाएंगे, तब उससे एक नया दरवाजा खुलेगा जहां से हम ये देख सकते हैं कि क्या हम जीवन में शुरू से ही कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जिससे हम बुढ़ापे के नकारात्मक असर को कम कर सकें, और क्या हम कुछ ऐसे तरीके अपना सकते हैं जिनसे वृद्धावस्था एक आनंददायक अनुभव बन जाए। चलिए शुरू करते हैं। जब हम कहते हैं कि कोई बूढ़ा हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले आता है जैविक यानी बायोलॉजिकल और शारीरिक नजरिया। कोई भी सबसे पहले बुढ़ापे को शारीरिक बदलावों से पहचानता है, जैसे हम कैसे दिखते हैं, उसमें परिवर्तन और शरीर के काम करने के तरीके में बदलाव। शारीरिक बदलावों में शामिल है बालों का सफेद होना या गिरना, त्वचा का झुर्रियों भरा हो जाना, शरीर के कुछ अंगों का लटकना या अन्य तरीकों से बदलना, अनचाहे बालों का उग आना, त्वचा का रंग और उसके लचीलेपन में फर्क आना, कमर का झुकना, दांतों का गिरना, ये सब इसके उदाहरण हैं। इसी तरह शरीर के काम करने में भी परिवर्तन आते हैं, जैसे कि हाजमे का कमजोर होना, किडनी, दिल और फेफड़ों की क्षमता में कमी होना, हार्मोनल बदलाव, हड्डियों का कमजोर होना, शरीर द्वारा खुद अपनी दुरुस्ती करने और प्रतिरोधक क्षमता की कमी होना, ऊर्जा और शारीरिक संतुलन में कमी, और याददाश्त, देखने, सुनने, छूने, सूंघने, चखने और चेहरे के भाव दिखाने की क्षमता में गिरावट।
ये सब वो साफ साफ दिखने वाले संकेत होते हैं जिन्हें हम अपने या दूसरों में वृद्धावस्था के लक्षण के रूप में पहचानते हैं। वृद्धावस्था से जुड़े अगले प्रकार के बदलाव मानसिक नजरिए में होते हैं। शारीरिक संकेतों के अलावा इंसान बुढ़ापे का आना मानसिक तौर पर भी महसूस करता है। जहां शारीरिक लक्षण ज्यादातर नेगेटिव ही होते हैं, वहीं मानसिक पहलू दोनों तरह के हो सकते हैं, अच्छे भी और बुरे भी। एक तरफ हम उम्र दराज लोगों को कई सकारात्मक गुणों से जोड़ के देखते हैं, जैसे आर्थिक संपन्नता, ईमानदारी, समझदारी, शांति, ज्ञान, विचार में गहराई, अनुभव, विनम्रता, जज्बातों पर नियंत्रण और मुश्किलों को झेलने की ज्यादा क्षमता। बुढ़ापे के आने के साथ ही हम जीवन की नश्वरता के बारे में भी सोचने लगते हैं, जिससे जुड़े अपनी विरासत और उनके बाद लोग उन्हें कैसे याद करेंगे, जीवन के मायने क्या है, जैसी चीजों पर भी हम सोचने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ नकारात्मक धारणाएं भी वृद्धावस्था के साथ जुड़ी होती है, जैसे निराशा, जिद्दी और चिड़चिड़ा हो जाना, आदतों और व्यवहार में जड़ता, नए चीजें सीखने से कतराना, जीवन में किए गए कुछ फैसलों पर पछतावा, उत्साह में कमी, लोगों से कटना या तन्हा रहना, असहनशीलता, खुद को निकम्मा महसूस करना, अपनों का प्यार या ध्यान खो देने का डर। ये सारी चीजें वो काफी आम धारणाएं हैं जो हम बुढ़ापे से जोड़ कर देखते हैं। और अंत में हम वृद्धावस्था के सामाजिक और सांस्कृतिक संकेतों को देखेंगे। शारीरिक और मानसिक पहलुओं के अलावा वृद्धावस्था के कुछ और पहलू भी होते हैं। ये कभी कभी तो शारीरिक और मानसिक प्रभावों से पैदा होते हैं जिनकी हमने अभी चर्चा की, लेकिन ज्यादातर ये अज्ञान, पूर्वाग्रहों या सामूहिक सांस्कृतिक सोच का नतीजा होते हैं। ये प्रतिक्रियाएं दो तरह की हो सकती है, जिसमें वृद्धों को आदर देने से उन्हें नजरअंदाज करने तक, परिवार के लोगों द्वारा देखभाल से लेकर पूरी तरह से नौकरों या अन्य प्रोफेशनल और संस्थागत सहारों पे छोड़ देने तक, बुजुर्गों को परिवार के फैसलों में योगदान देने वाला समझने से लेकर उन्हें एक कोने में धकेल देने तक के बर्ताव शामिल है। इसके अलावा कुछ ऐसी व्यवस्थाएं और संस्कार भी बन जाते हैं जो बुढ़ापे के आने की तरफ प्रमुखता से सबका ध्यान खींचते हैं, जिसका असर उस व्यक्ति और अन्य लोगों के व्यवहार पर भी पड़ता है, जैसे कि नौकरी से रिटायर होते समय उनका पद और रुतबा, पेंशन या फिर अन्य प्रतीकात्मक मौके जैसे कुछ खास सामाजिक संस्कार। इन सब का असर और भी अधिक साफ दिखने लगता है जब पारंपरिक सामाजिक संरचनाएं टूटने और बिखरने लगती है। ये है वो पहलू या निशान जो बुढ़ापे और बुजुर्गों की ओर हमारा दृष्टिकोण और खुद वृद्धों का अपनी ओर रवैया तय करते हैं। अब जब हमें इस बात का अंदाजा हो गया है कि जिस समस्या का हम समाधान चाहते हैं वो कितनी गहरी है और उसके कौन कौन से आयाम हैं, तो अब हम उसका मूल कारण समझने की कोशिश कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे शारीरिक समस्याओं के कारण। समय का निरंतर चलते रहना प्रकृति का एक शाश्वत नियम है जिस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन समय बीतने के अलावा भी कई ऐसी वजहें होती है जो उम्र के साथ शारीरिक बदलाव लाती है। इनमें सबसे पहला है हमारी जेनेटिक यानी आनुवांशिक बनावट। हमें अपने माता पिता से जो जीन्स मिलते हैं वो काफी हद तक तय करते हैं कि हमारा शरीर हमारे जीवन में कैसे काम करेगा। हमारा रंग रूप, शरीर की बनावट, हमारे स्वभाव के कई पहलू, बीमारियों के प्रति हमारे शरीर की प्रतिक्रिया, जीवन की लंबाई और बुढ़ापे से जुड़ी कई प्रक्रियाएं और बदलाव, ये सब
काफी हद तक हमारे जीन्स पर निर्भर करते हैं। हमारे जीन्स ये सारे सीधे असर तो दिखाते ही है, इसके अलावा हमारे जीन्स का अप्रत्यक्ष असर ये भी तय करता है कि लाइफस्टाइल और वातावरण के असर को हमारा शरीर कैसे झेलता है या किस तरीके से प्रतिक्रिया देता है। इसी वजह से अलग अलग लोगों का शरीर एक ही चीज जैसे तला हुआ खाना, मसालेदार खाना, नशे के इस्तेमाल, तनाव या नींद की कमी जैसी परिस्थितियों में अलग अलग तरीके से प्रतिक्रिया देता है। वृद्धावस्था में होने वाले बदलावों की अगली बड़ी वजह है हमारा जीवन जीने का तरीका या लाइफस्टाइल, जो काफी हद तक हमारे निजी फैसलों पर आधारित होता है, लेकिन उसमें काफी प्रभाव हमारी परिवार की परंपराओं, यार दोस्तों की संगत, हमारे काम धंधे या और चीजें जो हम रोजमर्रा करते हैं उनका भी होता है। इस तरह हमारा लाइफस्टाइल बहुत हद तक ये तय करता है कि हमारा बुढ़ापा कैसा होगा। इसमें हमारा खानपान, एक्सरसाइज, नींद, तनाव में हमारी प्रतिक्रिया, खुले में और धूप में हम कितना वक्त बिताते हैं, नशे जैसे शराब, सिगरेट या और पदार्थों का इस्तेमाल, हमारे काम और बाकी की रोजाना जिंदगी में दिमाग की वर्जिश वगैरह शामिल है। इसके अलावा कई छोटी छोटी आदतें जिन्हें हम माइक्रो हैबिट्स कहते हैं, जैसे कि सुबह उठ के हम क्या करते हैं, शरीर की देखभाल से जुड़ी आदतें, उपवास, खाना चबा के खाना, खाना खाने के बाद मुंह और दांत साफ करना, ज्यादा टूथपेस्ट का इस्तेमाल ना करना, त्वचा की सफाई और मॉइस्चराइजिंग, और सोने से पहले का हमारा रूटीन, और इन जैसी बहुत सारी छोटी छोटी लाइफस्टाइल चॉइसेस तय करते हैं कि हमारी सालों में गिनी जाने वाली उम्र के मुकाबले हमारे शरीर की वास्तविक उम्र क्या होगी। क्या करें और क्या ना करें, इसकी फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन जरूरी बात यह है कि हमें रोज रोज आने वाले नए शोशों और ट्रेंड्स और सोशल मीडिया की उल जुलूल सिफारिशों से बचना चाहिए और अपने अंदर ऐसी आदतें बनानी चाहिए जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप से सही हो, जिनका हम लंबे समय तक पालन कर सके और जिन्हें हमने देखा हो कि वो औरों की जिंदगी में भी कारगर साबित हुई हो। वृद्धावस्था में होने वाले बदलावों की एक और वजह है पर्यावरण और सामाजिक हालात। हमारे शरीर की सेहत और उसमें आने वाले बदलावों पर बहुत से ऐसे बाहरी कारणों का भी असर पड़ता है जो काफी हद तक हमारे बस में नहीं होते हैं, जैसे कि शहरों में ट्रैफिक और अन्य तरह का शोर, प्रदूषण यानी पोल्यूशन, हमारे आसपास के वातावरण और पानी में गंदगी और बीमारियां, जीवन में स्ट्रेस, नाइट शिफ्ट या कृत्रिम रोशनी में काम करने के कारण हमारे अंदरूनी समय के संतुलन, जिसे हम बॉडी क्लॉक कहते हैं, का बिगड़ जाना और सामाजिक या आर्थिक अस्थिरता, इन सब का बुढ़ापे के लक्षणों से सीधा संबंध चाहे ना हो, लेकिन ये सब शरीर पर कई तरह के दबाव डालते हैं, जैसे शारीरिक प्रतिरोधक क्षमता कम करके और शरीर के सेल और हार्मोन्स पर असर डालकर वृद्धावस्था के लक्षण आने की गति को और तेज कर देते हैं। आजकल ये वजह वृद्धावस्था पर असर डालने वाले बड़े कारणों में गिनी जाने लगी है। अब वृद्धावस्था में होने वाले बदलावों की वजहों में हम मनोवैज्ञानिक कारणों को देखेंगे। इनमें पहला है मानव जाति का सामूहिक अनुभव। अनगिनत पीढ़ियों से इंसान पैदाइश, युवावस्था और बुढ़ापा देखते रहे हैं। इस अनुभव से हमारी सामूहिक सोच में जिंदगी की इन अवस्थाओं के साथ आने वाले शारीरिक और मानसिक बदलावों की एक छवि बन गई है। ये सारे धीरे धीरे हमारे सामाजिक व्यवहार, हमारे किस्से कहानियों और बाकी संस्कृति में भी घर कर जाते हैं, जिन्हें हम एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आगे बढ़ाते रहते हैं। अपने आसपास के बुजुर्गों,
और खुद के शारीरिक और मानसिक बदलावों को देखकर हमारे अंदर कई तरह के सदियों से प्रोग्राम किए गए ख्याल और जज्बात पैदा होते हैं, जिनमें एक तरफ तो उनके प्रति चिंता, झुंझलाहट, उदासी, अफसोस का एहसास होता है, तो दूसरी तरफ लोगों में करुणा, कमजोरी में मदद करने की इच्छा और बुजुर्गों की तरफ श्रद्धा और आदर जैसे भाव भी जागते हैं। इसके अलावा एक और बुनियादी वजह जो बुजुर्गों की तरफ हमारी सोच को प्रभावित करती है, वो है कि किसी भी जीव प्रजाति की तरह इंसानों में भी बुजुर्ग लोग जीवन जीने के गुर और खतरों और मुश्किलों का सामना करने की कई पीढ़ियों के सामुदायिक ज्ञान और तजुर्बे का भंडार होते हैं, जिसकी आने वाली नस्लों को जरूरत होती है। आदिम इतिहास में खाने के साधनों की तलाश, सुरक्षा और पनाह लेने की जगहों की जानकारी, प्राकृतिक आपदाओं से बचने और बीमारियों से निपटने के तरीके, और साथ ही कहानियों, परंपराओं, कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का जरिया भी बुजुर्ग होते हैं। वृद्ध लोगों की ये बहुमूल्य भूमिका भी उनकी तरफ हमारी सोच पर असर डालती है। वृद्धों की सोच को समझने के लिए हमें कुछ और मनोवैज्ञानिक कारणों को भी देखना चाहिए, जैसे कि बुजुर्गों का नई सोच या तकनीक से डरना या बदलाव का प्रतिरोध करना। ये सब असल में हमारे दिमाग की प्राकृतिक सुरक्षा प्रवृत्ति यानी डिफेंस मैकेनिज्म का हिस्सा है, क्योंकि उम्र के साथ तुरंत और तेजी से फैसले लेने की ताकत कम होती जाती है। इसलिए बुजुर्गों का दिमाग जोखिम उठाने के बजाय सुरक्षा के लिए परिचित और पहले इस्तेमाल किए गए तरीकों और धर्रों पे अधिक विश्वास करता है। और मनोवैज्ञानिक अवधारणाएं उनमें शामिल है पूर्वाग्रह, जिसे अंग्रेजी में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। दूसरों को अपने नैतिक मूल्यों से मापना, अपने से मिलते जुलते लोगों के दृष्टिकोण को किसी भी सीमा तक जाके उचित सिद्ध करना, और जो हमसे भिन्न है उनके साथ बेवजह दुराग्रह रखना, ये सब वृद्धों और वृद्धावस्था के प्रति हमारे मानसिक ढांचे को तय करते हैं। ये तथ्य कि इंसान उन जीवों में से है जो सबसे लंबे समय तक अपने बच्चों की देखभाल करते हैं, भी बुजुर्गों के प्रति हमारी सोच को प्रभावित करता है। अगली वजह जो बुजुर्गों की तरफ हमारे रवैये को तय करती है, वो है आर्थिक कारण। एक तरफ जहाँ कम होती आर्थिक उत्पादकता और बढ़ती हुई महंगाई के साथ बढ़ती हुई दवा, इलाज और अन्य वृद्धावस्था सेवाओं यानी जेरिएट्रिक सर्विसेज की कीमत बुजुर्गों और उनके निकटतम लोगों में चिंता जगाती है, वहीं दूसरी ओर जीवन भर की जमा पूंजी से जमा की गई जायदाद, काम और व्यवसाय में उनका ऊंचा ओहदा, ज्यादा वेतन, पेंशन और रिटायरमेंट सुविधाओं की वजह से बुजुर्गों की खरीदने की बढ़ती क्षमता, जिसमें आज बुजुर्गों की प्रभावी मार्केट सेगमेंट के रूप में पहचान होती है, और इन दोनों के सामंजस्य से परिवार और काम के आर्थिक निर्णयों में उनकी भागीदारी और उनका और उनके आसपास के लोगों की प्रतिक्रिया तय होती है। देश की आर्थिक समृद्धि और उस समृद्धि का कितना हिस्सा वो देश वृद्धावस्था सेवाओं पर खर्च करता है, ये भी उस देश में रहने वाले बुजुर्गों की दशा का निर्धारण करता है। अब आखिर में हम सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल का बुजुर्गों के प्रति हमारी सोच के ऊपर होने वाले असर को देखेंगे। सामाजिक और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं वो क्षेत्र है जहां हमें संस्कृतियों में सबसे साफ फर्क दिखाई पड़ते हैं। जहां पूर्वी और परंपरागत समाज परिवार केंद्रित होता है, वहीं पश्चिमी और आधुनिक सभ्यता वाले देशों में सोच व्यक्ति केंद्रित होती है। इसका साफ असर हमें बुजुर्गों की और उनके बर्ताव में भी दिखाई पड़ता है। इस बड़े फर्क के अलावा कुछ और सांस्कृतिक व्यवस्थाएं बुजुर्गों के प्रति हमारी दृष्टि को दिखाती है। इनमें शामिल है लोक परंपराओं
और कथाओं में वृद्धावस्था का चित्रण, धर्म में बुजुर्गों की जगह, सामुदायिक घरों और मोहल्लों और बड़े संयुक्त परिवार जिनमें कई पीढ़ियां साथ में रहती है, ऐसी परंपराओं का टूटना, और जो आज के समय में सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है, संचार यानी मास मीडिया और सोशल मीडिया में बुजुर्गों का चित्रण और उनके लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा और भाव। जागरूकता के बावजूद आज भी इन माध्यमों में बुजुर्गों और वृद्धावस्था का जो चित्रण होता है, वो अक्सर पुरानी, सड़ीगली और रूढ़िवादी धारणाओं पर आधारित होता है, जिसमें बुजुर्गों की मौज-मस्ती, जिंदा-दिली, सक्रियता या रचनात्मकता बहुत कम प्रतिबिंबित होती है। ये थे कुछ मुख्य कारण जो बुढ़ापे को लेकर हमारे दृष्टिकोण और प्रतिक्रिया को प्रभावित करते हैं। अब जब हमने ये समझ लिया है कि वृद्धावस्था एक बुजुर्ग व्यक्ति के लिए और उसके समुदाय के लिए क्या मायने रखता है और इसकी जड़ें कहाँ है, तो अब हम एक लंबी, समृद्ध, सक्रिय और जीवंत जिंदगी की दिशा में यात्रा शुरू करने की तैयारी कर सकते हैं। इसके लिए अगर हमें सबसे कारगर और सबके लिए काम करने वाला तरीका ढूंढना है, तो हम किसी एक मत, पद्धति या जीवन शैली के अंधभक्त होकर वो नुस्खे नहीं ढूंढ सकते हैं। हजारों सालों में दुनिया भर में मानव जाति ने अच्छी जिंदगी जीने के नुस्खे ईजाद किए हैं। किसी एक मत या शैली पर जरूरत से अधिक निष्ठा रखने से हमें औरों द्वारा खोजे गए और विकसित किए गए अन्य तरीकों, पद्धतियों और नुस्खों का लाभ नहीं मिल पाएगा। हमारे सुझाए गए उपायों में अगर योग की प्रधानता दिखाई दे, तो वो केवल इसलिए है कि योग में सैकड़ों सालों के अनुसंधान और प्रयोग से कई ऐसे तौर तरीके और पद्धतियां विकसित कर ली गई है, जो सुरक्षित रूप से, बड़े पैमाने पर और लंबे समय से इस्तेमाल करने पर लोगों को फायदा देने में कारगर साबित हुई है। योग और उससे जुड़ी क्रियाओं की प्रधानता का एक और कारण इनका स्वाध्याय द्वारा स्वयं के अनुभव से इनके प्रभाव और परिणामों की जांच और निजी अनुभव द्वारा वैलिडेशन भी है। इस वीडियो और इससे जुड़े नुस्खों और उपायों की जड़ में जो सबसे बुनियादी सोच, दृष्टिकोण या मूल मंत्र है, वो है कि हमारा सुझाया गया कोई भी अभ्यास या नुस्खा किसी व्यक्ति को नुकसान ना पहुंचाए या उसे उसकी पहले की स्थिति से और खराब हालत में ना ले जाए। इस विचार के साथ चलिए अब शुरू करते हैं अपनी लंबी और जिंदादिल जीवन जीने की यात्रा का। इस यात्रा की शुरुआत हम करेंगे बहिरंग यानी अपने बाहरी स्थूल शरीर की देखभाल से, और फिर धीरे धीरे अंतरंग यानी अपने सूक्ष्म और अंदरूनी तत्वों की ओर बढ़ेंगे। एक लंबे समय तक सक्रिय और तनावरहित रहने वाला शरीर पाने के लक्ष्य की शुरुआत हड्डियों और मांसपेशियों की सेहत और अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखने से होती है। हमारे शरीर का आधार एक मजबूत और अत्यंत ही क्रियाशील मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम अर्थात अस्थियों यानी हड्डियों और मांसपेशियों के मेलजोल से बना एक तंत्र होता है। ये सिस्टम एक जीवित कवच की तरह होता है। हड्डियों, मांसपेशियों और उन्हें आपस में जोड़े रखने वाले स्नायु, जिन्हें हम लिगामेंट्स और टेंडन्स कहते हैं, इनसे बना एक दृढ़ लेकिन लचीला ढांचा हमारे शरीर को आकार और स्थिरता देता है और चलने फिरने लायक बनाता है। इस जिंदा कवच या बख्तर की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये बाहर से बनाया नहीं जाता, बल्कि हमारे शरीर से उगता है
और अपनी समृद्धि और मरम्मत भी खुद ही करता है। वृद्धावस्था में आने वाली शारीरिक चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें चाहिए एक ऐसा शरीर जिसमें हड्डियां ठोस और लचकदार हो, मांसपेशियां मजबूत, रक्त के प्रवाह से भरपूर और लंबी अवधि तक काम करने लायक हो, टेंडन्स सही तनाव के साथ साथ चिकनाई भी लिए हुए हो और लिगामेंट्स ऐसे हो जिनमें लचीलापन और नियंत्रण दोनों का सही मिश्रण हो। इन सब के साथ इन सभी में आपस में एक अच्छा तारतम्य यानी कोऑर्डिनेशन लाने के लिए एक संवेदनशील तंत्रिकाओं यानी नर्व्स का जाल हो जो इन सब के काम की जानकारी दिमाग तक पहुंचाता रहे। आनुवांशिक यानी जेनेटिक वसीयत से आगे हम अपने शरीर को मजबूत, लचकदार और स्वस्थ बनाए रखने के लिए काफी कुछ ऐसा है जो हम कर सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जिनसे बच के हम हड्डियों, मांसपेशियों और अपने बदन के ढांचे के बाकी हिस्सों को लंबे समय के लिए मजबूत और चलता फिरता रख सकते हैं। इन तरीकों से वृद्धावस्था में हम सक्रिय और ताकतवर रह सकते हैं। इनमें सबसे पहला और बुनियादी तत्व यानी कंपोनेंट है हमारा आहार। हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंडन्स की सेहत के लिए आवश्यक चीजों में शामिल है कैल्शियम, जो दूध, पनीर, हरी पत्तियों की सब्जियों वगैरह से मिलता है, विटामिन डी, जो धूप का सेवन करने से और मछली, अंडे आदि से, मैग्नीशियम और फास्फोरस, जो बादाम, अन्य बीज, अनाज आदि से, कोलेजन सपोर्ट, जो कि बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों के शोरबे और संतरे, आंवला जैसे विटामिन सी से भरपूर भोजन से, प्रोटीन, जो दालों, टोफू, कम चर्बी वाले मांस, मछली वगैरह से, ओमेगा 3, जो हमें सैल्मन और सार्डीन मछलियों, अखरोट, सन के बीज, एवोकाडो आदि से, विटामिन सी, जो नींबू, नारंगी, शिमला मिर्च वगैरह से, और सबसे जरूरी हाइड्रेशन यानी पानी, जो कि इस वीडियो में बार बार आएगा। ये सब तत्व हमारी हड्डियों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंडन्स के पोषण के लिए बहुत जरूरी है। जितना महत्व हमारे शरीर के लिए अच्छी चीजें खाने का है, उतना ही महत्व है उन चीजों से दूर रहने का जो इसे नुकसान पहुंचाती है, जैसे शराब पीना, ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड फूड खाना। प्रोसेस्ड फूड वो खाने का सामान होता है जो हमारे पास आने से पहले केमिकल्स द्वारा या और किसी तरीके से, जैसे फ्रीज करके कैन में पैक करने जैसे तरीकों से लंबे समय तक ना खराब होने के लिए प्रिजर्व किया गया हो, या ऐसे फास्ट फूड जिनमें प्रोसेस्ड खाद्य सामग्रियों का इस्तेमाल हुआ हो। इन सब से बचना भी अच्छे पोषण जितना ही महत्वपूर्ण है। पोषण के साथ साथ जरूरी है ऐसा व्यायाम जो हड्डियों, मांसपेशियों, लिगामेंट्स और टेंडन्स पर केंद्रित हो और जो शरीर को बिना थकाए या नुकसान पहुंचाए उसकी ताकत और उम्र को बढ़ाए। वैसे तो कसरत हर व्यक्ति की जरूरत के हिसाब से अलग अलग होती है, लेकिन एक चीज जो सबके लिए काम करती देखी गई है वो है योग के आसन। इस लिहाज से हम योग के कुछ वो व्यायाम देंगे जो अपनी शारीरिक क्षमता, उम्र और तंदुरुस्ती के हिसाब से आप सुरक्षित और नियमित रूप से कर सकते हैं। लेकिन इन आसनों को टुकड़ों में वीडियो में अलग अलग जगहों पर बिखेर कर देने के बजाय हम इन आसनों और क्रियाओं को एक समग्र पैकेज के रूप में देंगे, जिससे कि इन आसनों और क्रियाओं को उस तरह से समझा और करा जा सके जैसे उन्हें असल जिंदगी में किया जाना चाहिए। ऐसा इसलिए
क्योंकि यौगिक व्यायाम और क्रियाओं को करने का एक तरीका होता है जिसमें शामिल होता है वार्म अप, आसन और क्रियाएं, प्राणायाम, इन सब के बीच में विश्राम और अंत में शरीर और दिमाग को स्थिर और तनाव मुक्त स्थिति में लाने की प्रक्रिया। ये सारी चीजें एकीकृत तरीके से और सही क्रम में करी जानी जरूरी है क्योंकि हर आसन और क्रिया अगली एक्टिविटी के लिए शरीर और मन को तैयार करती है। इसके लिए हम आपको 3 योग अभ्यास के सेट देंगे जिनमें पहला होगा 1 घंटे का एक सेट जो हफ्ते में 5 दिन किया जाए, सुबह या ऐसे किसी भी समय पर जब आखिरी भोजन किए करीब 2 घंटे बीत चुके हो। दूसरा 20 मिनट का एक सेट जो कि हफ्ते के हर दिन सोने से पहले शरीर और मन को शांत करने के लिए किया जाए। और तीसरा करीब 30 मिनट का संतुलन यानी बैलेंस बनाने पर केंद्रित एक सेट जो हफ्ते के बाकी 2 दिनों पर किया जाए जब हम पहला सेट नहीं करेंगे, जिससे शरीर के संतुलन को मजबूत और पोस्चर को ठीक करने में मदद होगी। इन तीनों सेट्स में ऐसे व्यायाम होंगे जो आपके हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन्स और लिगामेंट्स को मजबूती और लचीलापन देंगे। खाने पीने और व्यायाम के अलावा कुछ अन्य छोटी छोटी लेकिन जरूरी बातें हैं जो आपके मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के स्वास्थ्य में योगदान देती है, जैसे पूरी नींद लेना। बच्चों और वो लोग जो ज्यादा पढ़ाई लिखाई करते हैं, ऐसे लोगों के लिए दोपहर में झपकी यानी नैप लेना, अपनी पूरी दिनचर्या के दौरान सही पोस्चर बनाए रखना और सही शारीरिक स्थिति में सोना, तनाव से दूर रहना जो कॉर्टिसोल बनाता है, जो मस्क्यूलोस्केलेटल सिस्टम के लिए आवश्यक कोलेजन को नुकसान पहुंचाता है, नियमित हेल्थ चेकअप्स कराना, खासकर उनके लिए जिन्हें ओस्टियोपोरोसिस का खतरा ज्यादा हो। इन सब के साथ सिगरेट पीने, धीमी गति के लाइफस्टाइल और अत्यधिक इस्तेमाल या गलत तरीके से काम करने से होने वाली हड्डियों, मांसपेशियों, टेंडन्स और लिगामेंट्स की चोटों से बचना। इन सब उपायों से हम अपने शारीरिक ढांचे की व्यवस्था को एक आनंददायक वृद्धावस्था के लिए तैयार कर सकते हैं। शरीर को सहारा देने वाले ढांचे की देखभाल के बाद अगले कदमों में हम अंदर के तंत्रों और व्यवस्थाओं की ओर बढ़ेंगे, जिसमें शामिल है दिल और खून का प्रवाह यानी कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन एवं मलोत्सर्जन तंत्र यानी डाइजेस्टिव एंड एक्सक्रीटरी सिस्टम्स, और हमारी शरीर की बाहरी सतह जिसे हम इंटेग्युमेंट्री सिस्टम कहते हैं, जिसमें हमारा सबसे बड़ा अंग हमारी चमड़ी यानी त्वचा के साथ बाल और नाखून भी शामिल है। इन सब के बारे में बात करेंगे। एक वाद्य वृंद या ऑर्केस्ट्रा की तरह शरीर के सभी तंत्रों को मिलकर सही सुर में अपनी भूमिका निभानी होती है, तभी जीवन लंबे समय तक एक सार्थक और आनंददायक अनुभव बन सकता है। तो इसी सिलसिले में आइए अब देखते हैं अपने दिल को जवान और ताकतवर बनाए रखने के तरीके। हमारा हृदय हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम का केंद्र है। लोग अक्सर दिल की तुलना एक पंप से करते हैं, लेकिन इस उपमा का इस्तेमाल इस अनोखी मशीन के साथ बेहद नाइंसाफी होगी। हमारा दिल तब से धड़कना शुरू कर देता है जब हम माँ के गर्भ में कुछ हफ्तों के ही होते हैं, और इसके बाद जिंदगी भर हमारा हृदय हमारे साथ बढ़ता, सीखता और अपने आप को हमारे हालातों के साथ, हमारी उम्र, हरकतों, भावनाओं और शरीर के अंदर और बाहर के
वातावरण के साथ मेल करते हुए बदलता और ढालता रहता है। हमारे दिल का धड़कना वास्तव में जिंदगी का दूसरा नाम और जीवन का सबसे स्पष्ट लक्षण है। दिल को मजबूत और अच्छी तरह काम करने लायक बनाए रखने के लिए हमें अपने खाने में जो चीजें शामिल करनी चाहिए, उनमें है हरी सब्जियां जैसे पालक, बेरीज जैसे जामुन और स्ट्रॉबेरीज, मेवे यानी नट्स और बीज जैसे चिया के बीज, अलसी के बीज, भांग के बीज, कद्दू के बीज और सूरजमुखी के बीज। इसके साथ भरपूर तेल वाली मछलियां जैसे सैल्मन और कड़वी डार्क चॉकलेट जिसमें कोको की मात्रा काफी हो। इन सब के सेवन के साथ साथ हमें कुछ चीजों से दूर रहना चाहिए, जैसे ट्रांस फैट्स जो नसों में अवरोध पैदा करते हैं, ज्यादा चीनी और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स और ज्यादा मात्रा में नमक का सेवन। हमें उन आदतों से भी दूर रहना चाहिए जो हार्ट अटैक के कारण बन सकते हैं, जैसे धूम्रपान, शराब का अधिक सेवन, बात बात पे गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और लगातार चिंता करना। अगर हमारा दिल एक जिंदा पंप है, तो उसमें दौड़ने वाला खून उसका ईंधन होने के साथ साथ हमारे शरीर के कोरिया यानी माल लाने ले जाने वाले का काम भी करता है। और जिन रास्तों से ये खून होकर गुजरता है, यानी कि हमारी नसें, उनका स्वस्थ और जवान बने रहना भी हमारे पल्मोनरी और सर्कुलेटरी सिस्टम के भली भांति काम करते रहने के लिए जरूरी है। खून और नसों को स्वस्थ बनाए रखने के लिए हमें आयरन से भरपूर भोजन खाना चाहिए, जैसे कि पालक, मसूर की दाल, लाल मांस यानी रेड मीट, अंडा, केल, ब्रोकली, चुकंदर, अनार, लहसुन, हल्दी, सिट्रस फ्रूट्स जैसे संतरा, नींबू आदि, और हमेशा का आपका दोस्त पानी। व्यावहारिक बदलावों के स्तर पर सबसे जरूरी है स्ट्रेस यानी तनाव को कम करना। तनाव कॉर्टिसोल को बढ़ा देता है, जो कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को थका देता है। अपना जीवन थोड़ा हल्का बनाइए, जितना हो सके मुस्कुराने की वजह ढूंढें, हंसी को अपने जीवन का एक अहम हिस्सा बनाइए, वो भी असली वाली हंसी, ना कि बनावटी लाफ्टर योगा वाली। शांत, एकांत, स्वस्थ और सुरक्षित जगहों में लंबी सैर को जाइए। सैर करते समय अपने आसपास की दुनिया की छोटी से छोटी चीज को महसूस करें। काम पर या बाकी जीवन में भी घंटों लगातार बैठे रहने से बचिए। जीवन जीने की हर दशा में, हर कार्य को, काम हो या आराम, हर चीज को, चाहे वो कितना भी छोटा या आम क्यों ना लगे, सचेत होके यानी माइंडफुली करें। गाड़ियों का इस्तेमाल छोड़कर जितना हो सके पैदल चलिए, साइकिल चलाइए या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। रात में कम से कम 7 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत जरूरी है। यदि आपको नाइट शिफ्ट में काम करना पड़ता है, तो इतना ही समय दिन में सोएं और जितना हो सके रात के जैसा माहौल बना के सोएं। आपकी दिनचर्या जैसी भी हो, सोने और जागने में अनुशासन का पालन करें। इसका मतलब ये कि अपने सोने और जागने के समय को वीकडेज और वीकेंड्स के हिसाब से ना बदलें, क्योंकि आपका दिल या आपका बाकी शरीर वीकेंड पे छुट्टी नहीं लेता है। अनियमित शारीरिक लय यानी बॉडी रिदम से दिल की और कई और शारीरिक एवं मानसिक बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। स्थिर बायो रिदम से शरीर और मन दोनों को गहरा लाभ मिलता है। सोते समय बाईं ओर करवट लेके सोने से रक्त प्रवाह बेहतर होता है। थोड़ी सी कोशिश करके आप इसकी आदत डाल सकते हैं। ऐसी जीवन शैली से मिलने वाले लाभ
बुढ़ापे में आपकी ताकत बन जाते हैं। अपने दिल की हमेशा सुने और उसका कहाँ समझने के लिए नियमित हेल्थ चेकअप्स कराएं, चाहे आप जवान ही क्यों ना हो, क्योंकि आजकल दिल से जुड़ी तकलीफें बेहद कम उम्र के लोगों में भी सामान्य हो गई है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और कमर की चौड़ाई जैसे नंबर्स पे नजर बनाए रखिए। डॉक्टर की सलाह लेकर कुछ कुछ समय के अंतराल पे रक्तदान यानी ब्लड डोनेट करने के भी कई प्रभाव होते हैं, जिनका फायदा हमें बाद की उम्र में मिलता है। ठंडे पानी में नहाना भी नसों के लिए एक तरह की एक्सरसाइज होती है। ठंडे पानी से स्नान नसों की सिकुड़ने और फैलने की क्षमता को मजबूत करता है। ऊंची एड़ियों के जूतों से बचिए। हाई हील्स आपकी बॉडी पोस्चर को बिगाड़ सकता है, पीठ, कमर और पैरों के दर्द का कारण बन सकता है और वेरिकोज वेन्स की रिस्क को भी बढ़ाता है, जिसमें पैरों की नसें सूज के भद्दी, नीली या बैंगनी जाल के रूप में दिखने लगती है। हृदय, धमनियों और उनके वॉल्व्स की वर्जिश के लिए एक व्यापक और संतुलित एक्सरसाइज रूटीन में एरोबिक, कार्डियो और हार्ट रिदम को स्थिर और संतुलित रखने वाली कसरत और क्रियाएं दोनों शामिल होनी चाहिए। व्यायाम के 3 सेट जिनके बारे में हमने पहले बात की, उनमें आसनों और प्राणायाम का समायोजन इस तरह होगा जिसके तहत ये दोनों दिल और उससे जुड़े तंत्र को शक्ति देने के साथ साथ हृदय के संचालन की स्थिरता को भी बनाए रखेंगे। इन एक्सरसाइजेज में सांसें तेज करने और धड़कन बढ़ाने वाले और उन्हें शांत करने वाले आसनों और प्राणायाम एवं अन्य क्रियाओं का मिश्रण होगा, ताकि हमारा कार्डियक सिस्टम मजबूत रहे और उसका संचालन भी जीवन पर्यंत नियंत्रित और सुखद रहे। इसके बाद अब आते हैं हमारे जीवन में प्राणवायु का संचार करने वाले श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत, तरोताजा और जीवंत रखने वाले तरीकों पर। हमारे फेफड़े सांस के जरिए ऑक्सीजन लेकर और उससे निकली कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालकर हमारे शरीर की खाने को ऊर्जा में तब्दील करने की प्रक्रिया में बहुत बड़ा किरदार निभाते हैं। फेफड़ों के सही काम करने के लिए शुद्ध हवादार जगह में रहना सबसे पहली जरूरत है, क्योंकि साफ वातावरण का होना लंग्स की कार्यप्रणाली के लिए अपरिहार्य है। भोजन के मामले में विटामिन सी से भरपूर फल, ओमेगा 3 वाले पदार्थ जैसे अलसी के बीज और मछली के अलावा अदरक और हल्दी जैसे पदार्थ और पूरी तरह से हाइड्रेटेड रहना यानी पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, ये सब श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने में मददगार होते हैं। जिन लोगों को बलगम अधिक होता है, उन्हें दही और अधिक दूध पीने से बचना चाहिए। नाक और सांस की नलियों को खुला और साफ रखने के लिए जरूरत हो तो म्यूकिस यानी बलगम को साफ करने के लिए भाप लेना भी उपयोगी होता है। जहाँ तक व्यायाम का सवाल है, सांस के सिस्टम को मजबूती देने के लिए योग और प्राणायाम सबसे असरदार तरीकों में से एक है। ये बात न केवल शताब्दियों से चले आ रहे अनुभव से, बल्कि आज के आधुनिक विज्ञान के शोधों से भी प्रमाणित हो चुकी है। इसी वजह से आजकल कई आधुनिक मेडिकल थेरेपीज में भी प्राणायाम या उससे मिलती जुलती क्रियाओं को शामिल किया जा रहा है। जिन 3 एक्सरसाइजेस के सेट्स का जिक्र हमने पहले किया है, उनमें कई प्रभावशाली प्राणायाम और अन्य क्रियाएं शामिल हैं, जो फेफड़ों की क्षमता, ताकत और लचक को बढ़ाने में कारगर रहेंगी। ये आसन और क्रियाएं
हमारे शरीर के मूलाकार यानी पोस्चर को सही करेंगी, जो सांसों पर नियंत्रण बनाने के लिए एक बुनियादी चीज है। प्राणायाम का विस्तृत खजाना सांस के रखरखाव के लिहाज से बहुत विविध और परिपूर्ण है। इसी वजह से भारतीय शास्त्रीय गायकों के लिए सही मार्गदर्शन में किया गया प्राणायाम का अभ्यास, ओंकार का उच्चारण और विभिन्न प्रकार से सांसों और आवाज का चालन और मूलबंध के सही उपयोग, ये सारी चीजें मिलके गायकों की आवाज, स्वरों की गुणवत्ता और सांस पर नियंत्रण को इतना मजबूत बना देता है, जिससे उनकी गायन कला की उम्र बहुत लंबी हो जाती है। अक्सर ये देखा गया है कि गायक गायिकाओं की आवाज उम्र के साथ क्षीण होने लगती है। योग से वे अपनी स्वर साधना वृद्धावस्था में भी आराम से और प्रभावी तरीके से कर सकते हैं। श्वसन तंत्र के बाद अब हम शरीर की उस व्यवस्था की बात करते हैं जो हमारे शरीर को ऊर्जा देता है, खाने को पचा के शरीर के लिए आवश्यक तत्वों को अलग करता है, उन्हें सोखता यानी अब्जॉर्ब करता है, ताकि हमारा शरीर उससे इस्तेमाल कर सके। वो है हमारा पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम और उससे जुड़ा मल निकास यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। पाचन और मल निकास तंत्र यानी डाइजेस्टिव और एक्सक्रीटरी सिस्टम की क्षमता और तंदुरुस्ती के नुस्खों पे बात करने से पहले हमें इसके काम करने के तरीके को समझना होगा। हमारा पाचन तंत्र भोजन को पचाकर शरीर के लिए जरूरी तत्वों में बदलने के लिए रासायनिक प्रक्रिया यानी केमिकल प्रोसेसेस के साथ साथ बैक्टीरिया और अन्य कई प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणुओं की एक बड़ी सेना का इस्तेमाल भी करता है। ये अलग अलग तरह के जीवाणु, जिन्हें हम ह्यूमन माइक्रोबायोम कहते हैं, हमारे अंदर मजदूरों की एक विशाल फौज की तरह पूरे समन्वय के साथ काम करते हुए हमारे पूरे पाचन तंत्र को चुस्त दुरुस्त और चलता हुआ रखते हैं। इसीलिए जब हम पूरे शरीर के पोषण के लिए काम करने वाले इस तंत्र की देखभाल की बात करते हैं, तब हमें इन जीवाणुओं की सेहत का ख्याल भी रखना होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम भोजन में ऐसी चीजें खाएं जो फाइबर से भरपूर हो। इनमें सॉल्यूबल फाइबर जैसे सेव, ओट्स और चिया के बीज अच्छे जीवाणुओं को पोषण देते हैं और इनसॉल्यूबल फाइबर्स जैसे अनाज, सब्जियां और रफेज यानी रेशे वाले खाने जो आपके पाचन तंत्र को व्यायाम देने का काम करते हैं। फर्मेंटेड वस्तुएं यानी वो खाने की वस्तुएं जिनमें खमीर या यीस्ट हो, जैसे दही, छाछ, केफिर और किमची, ये सब प्रोबायोटिक पाचन तंत्र के जीवाणुओं को बढ़ावा देते हैं। सौंफ, लहसुन, प्याज और केले जैसे प्रीबायोटिक पदार्थ प्रोबायोटिक्स के फलने फूलने के लायक वातावरण तैयार करते हैं। ये सब पेट की गैस और सीने में जलन पैदा करने वाले एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याओं को भी कम करते हैं। भोजन में विविधता बनाए रखना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इससे हमारे अंदर खाना पचाने वाले इन बैक्टीरिया और बाकी जीवाणुओं की विविधता भी बढ़ती है, जो कि आपकी अंतड़ियों के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद होता है। और हमेशा की तरह सबसे जरूरी चीज पानी। पानी एक प्रभावकारी सॉल्वेंट है जो पाचक रस बनाने में प्रयोग होता है, जो खाई हुई वस्तुओं को गलाकर और उनसे निकाले गए पोषक तत्वों को घोल के पोषण को सारे शरीर में पहुंचाने के लिए काम आता है। इसके साथ साथ पानी ठोस और तरल रूप में मल, मूत्र और पसीने के जरिए गैर जरूरी पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में भी उपयोगी होता है।
इन सब जरूरी चीजों के अलावा दूसरी तरफ हमें अपने शरीर में जाने वाली नुकसानदेह चीजें जैसे प्रोसेस्ड चीनी और आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, तले हुए सामान और कार्बोनेटेड यानी सोडा वाले ड्रिंक्स की मात्रा जितना हो सके कम करनी चाहिए। पेट के मामले में हम क्या खाते हैं और क्या नहीं खाते हैं, इनके ही जितना महत्वपूर्ण है खाने पीने से जुड़ी हमारी आदतें, जैसे भोजन को ध्यान से और धीरे धीरे चबाकर खाएं। ऐसा करने से दिमाग को पेट भरने की जानकारी वक्त पर मिल जाती है और आप जरूरत से ज्यादा खाने से अपने आप को रोक सकते हैं। जरूरत से ज्यादा खाना पेट बढ़ने और एसिड रिफ्लक्स यानी एसिडिटी और सीने की जलन का एक मुख्य कारण है। 3 वक्त के खानों के बीच, जैसे सुबह के नाश्ते और लंच या लंच और शाम के खाने के बीच में बार बार कुछ ना खाएं। खाने के तुरंत बाद लेटना या बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना ठीक नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ खाने के ठीक बाद बहुत भारी शारीरिक काम या व्यायाम भी नहीं करना चाहिए। नियमित उपवास यानी फास्टिंग भी एक बहुत काम की आदत है। 24 से 48 घंटे के उपवास से शरीर में ऑटोफैगी नाम की एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जिसमें शरीर अपने अंदर जमा चर्बी और अलग अलग अंगों में जमा गैर जरूरी पदार्थों को इस्तेमाल करके और सेल रिपेयर करके एक तरह से रिसाइकिल करता है। ऑटोफैगी की ये प्रक्रिया शरीर का पुनर्नवीनीकरण यानी रजुविनेशन करती है, जो कि शरीर में चर्बी कम करने का, मेटाबॉलिज्म यानी हाजमा दुरुस्त करने का और इंसुलिन सेंसिटिविटी बढ़ाने का बेहतरीन तरीका है। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उपवास के समय उपवास का खाना खाने से उपवास में होने वाली ऑटोफैगी की प्रक्रिया का कोई फायदा नहीं मिलेगा। इसी तरह निर्जल उपवास से भी फायदा नहीं होता है, क्योंकि पर्याप्त मात्रा में पानी पीना फास्टिंग के फायदे पाने के लिए जरूरी है। ध्यान रखें, अगर आप किसी खास शारीरिक अवस्था में हैं, तब आप उपवास अपनी सेहत के मुताबिक और डॉक्टर की सलाह के हिसाब से ही करें। पेट के साथ मुंह की बात करना भी उपयुक्त रहेगा। हालांकि अगर हम तंग नजरिए से देखें तो हमारा मुंह पाचन तंत्र का सीधा हिस्सा नहीं है, लेकिन क्योंकि हमारा मुंह ही सारे पोषण का प्रवेश द्वार है, इस लिहाज से यहाँ मुंह की देखभाल और सेहत पर बात करना मौजू होगा। दही और पनीर जैसे कैल्शियम और फॉस्फेट से भरपूर भोजन, कच्ची सब्जियां, फल और हरी सब्जियां दांतों और मसूड़ों के लिए लाभदायक होती है। चाय भी कुछ हद तक मददगार हो सकती है, लेकिन चिपचिपी मिठाइयाँ, चीनी वाली ड्रिंक्स और ऐसे पदार्थ जो मुंह के हानिकारक जीवाणुओं को बढ़ावा देते हैं, उनसे बचना चाहिए। सिगरेट से दूरी बनाएं और कॉफी और अल्कोहल का इस्तेमाल भी सीमित मात्रा में ही करें। खाने के बाद और सोने से पहले हमेशा दांतों को साफ करें। दांत मांजते समय नरम ब्रश से मसूड़ों की मालिश भी करें। मंजन करते समय ब्रश को दाएं बाएं ना करके उसे मसूड़ों से दांतों की तरफ ले जाते हुए मंजन करें। ये तरीका दांतों से खाना निकालने के साथ साथ मसूड़ों को सक्रिय रखता है और मसूड़ों को पीछे हटने से रोकता है। मसूड़ों के पीछे हटने से वृद्धावस्था में दांतों की जड़ें दिखने लगती है। मसूड़ों और दांतों के अंदरूनी हिस्सों पर भी उतना ही ध्यान देने की आवश्यकता है जितना कि बाहरी हिस्सों पर। ब्रश करते वक्त तेजी और ताकत लगाकर दांत साफ करने के बजाय समय और ध्यान लगाकर यानी माइंडफुली ब्रश करना जरूरी है।
सिवाय उनके जो हाथों की किसी कमजोरी की वजह से इलेक्ट्रिक ब्रश इस्तेमाल करने को मजबूर हो। बाकी लोगों के लिए आम और मुलायम ब्रश से हाथों से ब्रश करना बेहतर होता है। हाथों से ब्रश करने से आपको जो स्पर्श की प्रतिक्रिया यानी टैक्टाइल फीडबैक मिलता है, वो आपको आपके दांतों की अवस्था और उनमें आ रहे हल्के हल्के बदलावों के प्रति ज्यादा सचेत रखता है। मसूड़ों और दांतों की कसरत के लिए बिना चीनी वाले च्युइंग गम या ऐसी चीजें चबाएं जो दांतों और मसूड़ों को व्यायाम दे। आजकल का नरम और छोटे टुकड़ों में कटा भोजन भी दांतों के टेढ़ेपन और कमजोरी का एक मुख्य कारण है। पुरातात्विक मानव अवशेषों में देखा गया है कि दांतों की ऐसी कई समस्याएं हमारे आदिम पूर्वजों में नहीं थी। चबाने की क्रिया आपके जब और ठोड़ी के आकार को भी प्राकृतिक रूप से मजबूत और आकर्षक बनाती है। दांतों का एनामिल एक बार घिस जाने पर दोबारा प्राकृतिक रूप से कभी नहीं बनता है, इसलिए टूथपेस्ट के इस्तेमाल को सीमित रखें। उसके मुकाबले ध्यानपूर्वक और नरम ब्रश से मुंह की सफाई अधिक कारगर साबित होती है। खास जरूरत पड़ने पर पानी में डाइल्यूट यानी पतला करे गए लौंग के तेल से दांतों और मसूड़ों की मालिश करें। लौंग का तेल कई तरह से फायदे पहुंचाता है। इसमें एंटीसेप्टिक और दर्द को कम करने की ताकत है। ये दांतों के बैक्टीरिया को खत्म करता है और एक अस्ट्रिंजेंट होने की वजह से मसूड़ों को कसा हुआ और मजबूत रखता है। नकली दांतों यानी डेंचर्स का इस्तेमाल करने वालों के लिए दांतों और मसूड़ों की मालिश और लौंग तेल जैसे अस्ट्रिंजेंट का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, वरना उनके मसूड़े धीरे धीरे मुलायम होने लगते हैं, जिसकी वजह से उन पर नकली दांतों का बैठना मुश्किल होता जाता है। एक और सलाह जो काम की है वो है कि ब्रश करते समय अपनी जीभ यानी टंग पर भी मुलायमियत के साथ ब्रश से हल्के हल्के मसाज करें। इससे हमारी स्वाद कलिकाएं यानी हमारी टेस्ट बड्स लंबे समय तक सक्रिय और स्वस्थ बनी रहती है। इन सब नुस्खों और सुझावों के अलावा पाचन तंत्र और इससे जुड़े अंगों को सक्रिय बनाए रखने के लिए हमारे व्यायामों के प्रस्तावित वीडियोस भी आपके सहायक होंगे, जिन्हें हम जल्दी ही अपलोड करेंगे। उनमें ऐसे योगासन, क्रियाएं और प्राणायाम शामिल होंगे जो पाचक रसों के उत्सर्जन, दांतों, मसूड़ों और पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंगों को मजबूती देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। पाचन तंत्र और उससे संबंधित अंगों की देखभाल के बाद हम अपनी इस स्वस्थ, दीर्घ और आनंदमय वृद्धावस्था की तैयारी की चर्चा के आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं। इसमें हम शरीर के उन हिस्सों के बारे में बात करेंगे जिनके जरिए हमारा शरीर अपने वातावरण और बाकी दुनिया की जानकारी लेता है और उसके साथ संवाद करता है। ये वो इंद्रियां और अंग हैं जिनके जरिए हम दुनिया को और उससे आ रहे संकेतों को समझते हैं और जरूरत के हिसाब से अपनी बात दुनिया तक पहुंचाते हैं। इन अंगों में होने वाले बदलाव और इनकी घटती कार्यक्षमता बुढ़ापे के सबसे साफ तौर पर महसूस किए जाने वाले और दूसरों द्वारा पहचाने जाने वाले संकेत होते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं त्वचा, बाल और नाखून, जो कि हमारे इंटेग्युमेंट्री सिस्टम का हिस्सा है। हमारी चमड़ी यानी त्वचा शरीर का रक्षा कवच होने के साथ साथ स्पर्श यानी हमारे सेंस ऑफ टच की मूल इंद्री भी है। इसका लचीलापन
और कोमलता इसकी सबसे बड़ी खासियत है, जो कि इसकी संवेदनशीलता के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। मुलायम त्वचा हमेशा से जवानी की निशानी के रूप में जानी गई है। त्वचा की कोमलता बनाए रखने के लिए हाइड्रेशन यानी पानी से मिलने वाली नमी बहुत जरूरी है। कितना पानी पीना चाहिए? ये बहुत सारी चीजों जैसे आपके आसपास के तापमान और उसकी नमी, आपके शरीर का आकार, आपकी शारीरिक गतिविधि, पसीना और पेशाब की मात्रा जैसे कारणों पर निर्भर करता है। सामान्य हालातों में आप किलो में अपने वजन को 0.03 से गुणा करके लीटर में अपनी पानी की जरूरत पता कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपका वजन 70 किलो है, तो आपको सामान्य स्थिति में करीब 2.1 लीटर पानी पीना चाहिए। स्वस्थ त्वचा के लिए अपने भोजन में शामिल करें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, बेरीज, चॉकलेट, ग्रीन टी, कोलेजन बढ़ाने वाले आहार जैसे पाए का सूप यानी बोन ब्रॉथ और विटामिन सी वाले पदार्थ। वहीं दूसरी तरफ चीनी, प्रोसेस्ड खाने की चीजें, धूम्रपान और शराब से दूरी बनाए रखना भी उतना ही आवश्यक है। बालों के लिए बायोटिन वाले आहार जैसे बादाम, अंडे, कंद, पालक, मसूर, ऑयस्टर्स, चिकन और दही आदि लाभदायक होते हैं। इसी तरह आयरन और जिंक, जो कि लाल मांस यानी रेड मीट और कद्दू के बीज जैसी चीजों में होते हैं, ये सब आपकी त्वचा और बालों के साथ साथ आपके नाखूनों को भी मजबूत बनाते हैं और उन्हें चटकने और टूटने से रोकते हैं। सही पोषण के साथ साथ कुछ और छोटे छोटे उपाय भी हैं, जो हमारी स्किन, बालों और नाखूनों को सेहतमंद और आकर्षक रखने में कारगर साबित हो सकते हैं। सबसे पहले त्वचा, बाल और नाखूनों को आवश्यक मॉइस्चराइजेशन मिलना बहुत जरूरी है, जिसमें पानी की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा हल्के हाथों से मालिश यानी मसाज त्वचा में स्थित ग्रंथियों यानी ग्लैंड्स को एक्टिवेट करती है, त्वचा को कसा हुआ बनाती है यानी के टोन करती है। हल्की मालिश बालों और नाखूनों की जड़ों में खून की दौड़ान को बढ़ाती है, जिससे उनकी सिंचाई होती है। मॉइस्चराइजिंग और मालिश करते वक्त हाथ हमेशा छोटे स्ट्रोक्स में नीचे से ऊपर यानी गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में चलाएं, ताकि चमड़ी के नीचे वाली परत, जो त्वचा को हमारे अंदरूनी हिस्सों से चिपकाए रहती है, जिसे हम फेशिया कहते हैं, उसकी पकड़ ढीली ना हो। फेशिया की पकड़ कसी हुई होने से चमड़ी कसी हुई रहती है और हमारे शरीर पर झुर्रियां नहीं पड़ती है। समय के साथ त्वचा का काला पड़ना या कड़क हो जाना उसके प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून और डिफेंस मैकेनिज्म का एक हिस्सा है। जब चमड़ी पर लंबे वक्त तक सूरज की तेज रोशनी पड़ती है या फिर लापरवाही या अत्यधिक रगड़ या चोट लगती है, तो त्वचा काली और खुश्क होकर कड़ी हो जाती है। सही समय पर की गई मॉइस्चराइजेशन इस असर को उलट सकती है। आपकी त्वचा के लिए सबसे बेहतरीन मॉइस्चराइजर खुद आपका अपना शरीर बनाता है। ये मॉइस्चराइजर है आपकी त्वचा से निकलने वाले प्राकृतिक तेल यानी नेचुरल ऑयल्स। पसीना निकालने वाली गतिविधियां जैसे व्यायाम, सौना यानी सूरज की किरणों से स्नान आपकी त्वचा को मजबूत बनाते हैं। ठंडी और शुष्क जगहों पर रहने वाले या त्वचा के सूखेपन से जूझ रहे लोगों को अतिरिक्त बाहरी मॉइस्चराइजर्स का सहारा भी त्वचा की नमी बनाए रखने के लिए
लेना चाहिए। आपकी मॉइस्चराइजेशन की आदतें आपके माहौल, त्वचा की अवस्था और उसके रंग और उम्र इत्यादि के हिसाब से बदलते रहना चाहिए। जवान लोगों को जितना हो सके अपने शरीर की खुद को मॉइस्चराइज करने की क्षमता को मजबूत करना चाहिए। ठंडे या बर्फीले पानी से मुंह धोना या स्नान करना त्वचा को कसाव देता है। ये सर्द देशों में रहने जैसा नहीं है। ठंडे मौसम में रहने का प्रभाव छोटी अवधि के लिए त्वचा पे बर्फीले पानी के प्रभाव से बहुत अलग होता है। बर्फीले पानी में कुछ सेकेंडों के लिए चेहरा डालने या नहाने के शौक से जो तीव्र गति से त्वचा में खिंचाव आता है, वो त्वचा को कसा हुआ और जवान दिखने में योगदान करता है, जबकि ठंडे वातावरण में सालों तक लगातार रहने का प्रभाव चमड़ी पर अलग तरह का होता है। अब थोड़ा बालों पर बात कर लेते हैं। इंसानों के शरीर के बाल हमारे आदिमानव इतिहास के अवशेष है। मानव के विकसित होने के साथ साथ हमारे शरीर पे बाल कम होते जा रहे हैं। शरीर को सुरक्षित रखने के बालों के मूल व्यावहारिक कारण और उद्देश्य अब जब रहे नहीं, तो हमें लंबे बालों के फायदे और नुकसान पर सोचना चाहिए। छोटे बाल एक सक्रिय और आधुनिक जीवन शैली में तो फिट बैठते ही है, साथ ही बड़ी उम्र में वो रखरखाव के नजरिए से भी व्यावहारिक और सुविधाजनक होते हैं। बालों की सेहत बहुत हद तक त्वचा की सेहत से जुड़ी होती है। बालों को छोटे छोटे स्ट्रोक्स देते हुए चौड़ी कंघी से ब्रश करना बालों की जड़ों में खून के बहाव को बढ़ाता है, जिससे वो स्वस्थ, चमकदार और जीवंत रहते हैं। बालों में ज्यादा ऐसी चीजें और प्रोडक्ट्स ना लगाएं जिससे उनके हेयर फॉलिकल्स ब्लॉक हो या उनकी बाहरी चिकनी और चमकदार सतह, जिसे क्यूटिकल कहते हैं, उसको नुकसान हो। बादाम और नारियल जैसे प्राकृतिक तेल त्वचा, बाल और नाखूनों के लिए फायदेमंद होते हैं। जीवन में तनाव को कम से कम रखना और अच्छी और नियमित नींद सोना बालों और त्वचा दोनों की सेहत के लिए बहुत गुणकारी होता है। कई बार एकदम सामान्य सी लगने वाली बातें भी आश्चर्यजनक रूप से प्रभावी साबित होती है, जैसे कि सही तकिए का इस्तेमाल। एक सही तकिया आपकी गर्दन को तो सहारा देता ही है, अगर तकिए की भरावन यानी फिलिंग में इस्तेमाल किया गया मटेरियल सही हो और उसके गिलाफ का कपड़ा खुरदुरा ना हो, ऐसा तकिया इस्तेमाल करने से बाल और त्वचा पे गैर जरूरी खिंचाव नहीं होता, जिससे बालों को टूटने से और चेहरे को झुर्रियां पड़ने से बचाया जा सकता है। शरीर के विभिन्न हिस्सों में किया गया छेदन यानी पियर्सिंग्स और टैटूज चमड़ी के जरिए शरीर में इन्फेक्शंस के आने का रास्ता बन सकते हैं। जहां एक ओर ठंडा पानी त्वचा और बालों के लिए अच्छा होता है, वहीं दूसरी ओर गर्म पानी से नहाना बालों और त्वचा के लिए हानिकारक होने के साथ साथ शरीर के संचालन की कुछ और प्रणालियों, जैसे कि प्रजनन शक्ति यानी रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर भी बुरा असर डाल सकता है। देर तक और तेज धूप से बालों और त्वचा को बचाना चाहिए। इसके लिए बालों और त्वचा को ढक के ही धूप में जाना चाहिए। बार बार की धुलाई, खासकर केमिकलों से भरे साबुन, वॉश और शैम्पुओं के इस्तेमाल से आपकी त्वचा और बालों से उनका प्राकृतिक तेल छीनकर उन्हें रूखा बना देता है। वक्त के साथ त्वचा की ऊपरी सतह सूख जाती है। इसके लिए प्राकृतिक एक्सफोलिएंट्स जैसे शहद, पीसी हुई चीनी, कॉफी के पिसे दाने या बेसन से
त्वचा की मृत कोशिकाओं यानी डेड सेल्स की परत को हटाकर त्वचा में नई ताजगी और चमक लाई जा सकती है, जिससे त्वचा हमेशा जवान रहती है। नाखूनों की सेहत के लिए ऐसे भारी काम करते समय जिनको करने में नाखूनों को नुकसान पहुंच सकता है, दस्तानों का प्रयोग करें। नाखूनों को चबाने की आदत को रोकें। नाखून छोटे रखें। छोटे नाखून न केवल कम टूटते हैं, उनमें गंदगी भी नहीं जमा होती है, जो आँख, कान, नाक और मुंह के जरिए शरीर में प्रवेश कर सकती है। ज्यादातर नेल केयर प्रोडक्ट्स नाखूनों को हो रहे नुकसान को छुपाते हैं, जिससे उनमें हो रही क्षति को हम समय पर देख नहीं पाते, और कुछ तो सीधे सीधे नाखूनों के लिए नुकसानदायक भी होते हैं। लंबे बड़े हुए नाखून और बाल ज्यादा टूटने, चटकने और स्प्लिटेंस का शिकार भी होते हैं, जिससे उनका रखरखाव मुश्किल, झंझट भरा और महंगा हो जाता है। इन सारी बातों का सारांश ये है कि आपका सबसे अच्छा मेकअप है स्वस्थ और कांतिपूर्ण त्वचा, बाल और नाखून। प्राकृतिक रूप से आकर्षक त्वचा, बाल और नाखून होने पर आपको ना तो अपना मेकअप चेक करने के लिए बार बार बाथरूम ढूंढना पड़ता है और ना ही पर्स में शीशा रख के घूमना पड़ता है, जिसमें देख के आप बार बार अपने मेकअप को संवारते रहें। इसके बदले आप आज़ादी और आत्मविश्वास के साथ जीवन के हर पड़ाव पर दुनिया के सामने जा सकते हैं। अब हम बात करेंगे आँखों और दृष्टि यानी नज़र की। आँखें हमारा दुनिया को देखने का जरिया है। ये हमें अपने आसपास की चीजों और हालातों के बारे में बहुत ही मूल्यवान जानकारियां देती हैं। नज़र के जरिए मिली जानकारी न केवल हमें आसपास मौजूद चीजों, लोगों, खतरों और अवसरों के बारे में आगाह करती है, बल्कि हमारे संतुलन और भौतिक जगत में हमारी जगह यानी स्पेशल अवेयरनेस के एहसास में भी एक बहुत ही जरूरी भूमिका निभाती है। इसी वजह से नज़र में आने वाली कमजोरियां बुढ़ापे के सबसे पहले और स्पष्ट संकेतों के रूप में पहचानी जाती है। बावजूद इसके कि आज के वक्त में नज़रों से संबंधित परेशानियां हर उम्र के लोगों में होती है, नज़र की कमजोरी और उम्र को हमारा दिमाग एक ही समस्या के दो पहलुओं के रूप में देखता है। चश्मा हटाने के लिए आंखों की सर्जरी या कॉन्टैक्ट लेंसेज का सहारा लेने के पीछे भी कई बार यही मानसिकता होती है, जिसे हम नज़र की ताकत या दृष्टि की क्षमता कहते हैं। उसके दो हिस्से होते हैं। पहला, आंखों के माध्यम से रोशनी को दिमाग तक ले जाना, और दूसरा, दिमाग के द्वारा उस सूचना की प्रोसेसिंग करके बाहरी दुनिया का एक चित्र हमारे मस्तिष्क में बनाना। इस वीडियो में हम अधिकतर पहले हिस्से यानी आंखों की सेहत और उसके कामकाज को बेहतर बनाने के तरीकों पर बात करेंगे। इनमें सबसे पहले आता है खुराक यानी पोषण। नज़र के लिहाज से खुराक की बात करें तो जहां एक तरफ हमें हरे पत्ते वाली सब्जियां जैसे पालक और केल, ओमेगा 3 तेलों से भरपूर मछलियां, गाजर, अंडे, बेरीज और संतरे जैसे सिट्रस फल अपनी डाइट में रखने चाहिए, वहीं दूसरी तरफ शक्कर और प्रोसेस्ड फूड का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि ये आंखों के टिश्यूज को कमजोर बनाते हैं और समय के साथ इनमें सूजन पैदा कर सकते हैं। खान पान से आगे आंखों के लिए व्यवहार और रहन सहन के मामले में जिन चीजों पर हम ध्यान दे सकते हैं, उनमें शामिल है सूरज या अन्य स्रोतों से आने वाली यूवी रेस और तेज रोशनी से आंखों को बचाना। आज के वक्त में टीवी,
कंप्यूटर, टैबलेट्स और मोबाइल का इस्तेमाल आंखों की सेहत को प्रभावित करने वाला सबसे बड़ा कारक यानी फैक्टर बन गया है। अपने इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन्स के इस्तेमाल को जितना हो सके सीमित करें और जब इस्तेमाल करें तो सही रोशनी का लेवल सेट करके और अगर उपलब्ध हो तो नाइट मोड या डार्क मोड का इस्तेमाल करें। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर पढ़ते समय छोटी लिखाई पढ़ के आंखों पर जोर देने के बजाय एक्सेसिबिलिटी मोड या बड़े फॉन्ट साइज का इस्तेमाल करके पढ़ें। लंबे समय तक स्क्रीन पर काम करते वक्त बीच बीच में नजर को स्क्रीन से हटाकर दूर की किसी चीज पर नजर लगाएं। ऐसा करने से आंखों की मांसपेशियों को आराम मिलता है और उनका तनाव कम होता है। आंखों के थकान से दुखने पर उन्हें मसले नहीं बल्कि आंखों को धोए। बीच बीच में पलकें झपकाना आंखों की सतह को चिकना और नम रखता है और आंखों के कॉर्निया को साफ रखता है। आंखों की इस तरह की सफाई और नमी बनाए रखने के लिए आंसू पैदा करने वाले टीयर डक्ट्स को स्वस्थ और सक्रिय रखना जरूरी है। इसके लिए प्याज काटने से निकलने वाले वेपर्स या किसी और सुरक्षित एक्सट्रैक्ट का उपयोग किया जा सकता है ताकि आंखों में आंसू आएं। अगर आंखों में कोई असुविधा या समस्या या फिर नजर में कमजोरी लंबे समय तक बनी रहे तो डॉक्टर से सलाह लें। जैसे बाकी शरीर के लिए कसरत होती है वैसे ही आंखों के लिए भी व्यायाम आवश्यक है। हमने जिन व्यायामों एवं क्रियाओं के 3 सेट्स का जिक्र शरीर के तंत्रों के सिलसिले में इस वीडियो में पहले किया है उसमें हम आंखों की मांसपेशियों को मजबूत करने और सामने की दृष्टि यानी फ्रंटल विजन को तेज करने की क्रियाएं तो बताएंगे ही, इनके साथ साथ हम बाहरी दृष्टि क्षेत्र यानी पेरिफेरल विजन को बनाए रखने की क्रियाएं भी बताएंगे। पेरिफेरल विजन के क्षेत्र में कमी बुढ़ापे में महसूस की जाने वाली कई असहजताओं जैसे अपने आसपास की कम होती जागरूकता और शारीरिक संतुलन के खोने का कारण बनती है। तो ये थे वृद्धावस्था के लिए आंखों और नजर को मजबूत और तैयार करने के तरीके। इसके बाद अब हम कानों और सुनने की क्षमता पर बात करेंगे। हमारे कान शायद हमारे सबसे ज्यादा नजरअंदाज किए जाने वाली ज्ञानेंद्री है। कानों की दशा के बारे में अक्सर लोग तभी सजग होते हैं जब हमारी सुनाई देने की काबिलियत में काफी कमी हो जाती है। सुनने से हम अपने आसपास की उन चीजों की जानकारी पा सकते हैं जो हमारी नजर की जद से बाहर हो के भी हमारे लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। लेकिन कान सिर्फ आवाजों को पहचानने के लिए ही नहीं बल्कि हमारे शारीरिक संतुलन के लिए भी महत्वपूर्ण है। कान के अंदर मौजूद वेस्टिब्युलर सिस्टम हमको हमारे शरीर की स्थिति बताता है जिसे हमारा दिमाग और मांसपेशियां संतुलन बनाने और बॉडी पोस्चर को सही रखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। कानों की सेहत और काम करने के लिहाज से अगर हम पोषण की बात करें तो ओमेगा 3 ऑयल्स, मैग्नीशियम, जिंक और बेरीज, बादामों और हरी सब्जियों में मिलने वाले एंटीऑक्सीडेंट्स जिनकी बात हम पहले भी कर चुके हैं कानों के लिए भी फायदेमंद होते हैं। कान से संबंधित व्यवहार और आदतों की बात करें तो कानों को साफ और सूखा रखना बहुत जरूरी है, जिसे हम आम भाषा में कान का मैल या ईयरवैक्स कहते हैं। वो असल में कानों के प्राकृतिक सुरक्षा तंत्र का एक जरूरी हिस्सा है। ये मोम जैसा पदार्थ एक पतली सी परत बनाकर गंदगी और इन्फेक्शन से कानों के पर्दे के बाहर के हिस्सों की सुरक्षा करता है, लेकिन उसका अधिक मात्रा में जमा होना परेशानी का कारण भी बन सकता है। इसके लिए
थोड़े थोड़े अरसे के बाद हल्के गुनगुने पानी या हल्के हाइड्रोजन पेरोक्साइड के घोल से इसकी सफाई की जा सकती है। कानों की सफाई के लिए तीली या कॉटन बड्स के बजाय नरम कपड़े की बत्ती बनाकर कानों की सफाई करें। नहाने या तैरने के बाद कानों में जो पानी रह जाता है उसे जितना हो सके निकाल देना चाहिए। ज्यादा तेज आवाजों के बीच में वक्त बिताना या ईयरफोन्स लगाकर बहुत देर तक म्यूजिक वगैरह सुनना आपके सुनने की क्षमता को दीर्घकालिक नुकसान पहुंचा सकता है। अगर शोर शराबे में रहने की मजबूरी हो तो नॉइस कैंसलिंग हेडफोन्स का उपयोग करें। जब भी मौका मिले बीच बीच में शांत और कम आवाजों वाले माहौल में कुछ वक्त गुजारने की कोशिश करें। शरीर के अन्य अंगों की तरह कानों की भी वर्जिश होती है। अपने कानों की सुनने और आवाजों में फर्क करने की क्षमता को तेज बनाए रखने के लिए अपने आसपास के वातावरण में हो रही हल्की हल्की आवाजों पर एक एक करके ध्यान केंद्रित करके उन्हें पकड़ने और पहचानने की कोशिश आपको करनी चाहिए। इस एक्सरसाइज से अपने कानों की संवेदनशीलता को बढ़ाने के साथ साथ आप अपने चित्त को एकाग्र और शांत करने का अभ्यास भी कर सकते हैं। इसके अलावा अपने आने वाले एक्सरसाइज के रूटीन में हम कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस शामिल करेंगे जो कानों के पर्दे और अंदर के हिस्सों को उत्तेजित यानी स्टिम्युलेट करके उन्हें सक्रिय और संवेदनशील रखने में योगदान देंगे। कई बार केवल ना सुन पाने की वजह से बुजुर्ग बातों और बहस में हिस्सा नहीं ले पाते। लंबे समय तक इस तरह उपेक्षित होने से उनकी घर और परिवार के ताज़ा मामलों और दुनिया में हो रहे नए बदलावों की जानकारी कम होती जाती है। कई बार वृद्ध लोग खुद कम होती सुनने की ताकत को छिपाते हैं। नतीजतन वे दुनिया से कटने लगते हैं। इस सब को उनके आसपास वाले दिमाग के धीमा पड़ जाने और डिमेंशिया के रूप में देखने लगते हैं, जो कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कई मामलों में केवल बुजुर्गों की सुनने की शक्ति का परीक्षण करा के और उनके कान का इलाज या कान की मशीन के इस्तेमाल मात्र से उनके जीवन की गुणवत्ता को और उनके दिमागी मुस्तैदी को बढ़ा सकते हैं। कानों के बाद अब थोड़ा अपनी नाक और सूंघने की शक्ति पर भी बात कर लेते हैं। हमारी नाक प्राण वायु शरीर में लेने का रास्ता है और इसी वजह से ये सांस लेते समय हवा में पाए जाने वाले हर तरह के प्रदूषण जैसे कि धूल के कण और तरह तरह के जीवाणुओं से हमें बचाने के लिए रक्षा की पहली दीवार है। इन प्रदूषकों को रोकने का काम ये नाक के बालों और चिपचिपे म्यूकस, जो कि बलगम का ही एक स्वरूप है, के माध्यम से करती है। ये कम लोग ही जानते हैं कि सूंघने के साथ साथ हमारी नाक स्वाद की पहचान में भी एक बड़ा योगदान देती है। वो इसलिए कि स्वाद की पहचान में एक बड़ा हिस्सा हमारी सूंघने की शक्ति यानी घ्राण शक्ति पर आधारित होता है। कान, नाक और गले का बहुत ही करीबी संबंध है, जिसकी वजह से ही ईयर, नोज और थ्रोट यानी ईएनटी को चिकित्सा में एक संयुक्त विषय के रूप में देखा और पढ़ाया जाता है। क्योंकि नाक हमारे कानों और मुंह के साथ एक एकीकृत यानी मिले जुले संयंत्र की तरह काम करती है, इसलिए नाक की पोषण की जरूरत के लिए वो ही खाद्य पदार्थ काम करते हैं जो कानों के लिए फायदेमंद है, जैसे ओमेगा 3, जिंक, एंटीऑक्सीडेंट्स और विटामिन ए से भरपूर भोजन। खान पान के अलावा म्यूकस को अपना काम सही तरह से करने के लिए पतला यानी तरल रहना जरूरी है,
इसीलिए नाक और गले से लेकर फेफड़ों तक के अंगों के लिए नमी बनाए रखना बहुत आवश्यक है, जिसके लिए पर्याप्त मात्रा में पानी यानी हाइड्रेशन बहुत जरूरी है। म्यूकस की तरलता बनाए रखने के साथ साथ नाक के अंदर की नसों का लचीलापन बनाए रखने के लिए भी पानी आवश्यक होता है। लाइफस्टाइल और आदतों के लिहाज से साफ हवा में रहने के अलावा वायु प्रदूषण से बचाव के लिए मास्क और एयर फिल्टर का प्रयोग करें और धूम्रपान और वेपिंग से दूर रहें। नाक की अंदरूनी सफाई के लिए कभी भी कपड़ा, टिश्यू या किसी ठोस चीज का इस्तेमाल ना करें और ना ही नेजल स्प्रे का अधिक प्रयोग करें। इसके बदले कभी-कभी हल्के गुनगुने या हल्के नमक मिले पानी से नेति क्रिया करें। ठंड की वजह से नाक बंद होने पे भाप लेना उपयोगी होता है, चाहे वो सादे पानी की भाप हो या यूकलिप्टस, पुदीना या टी ट्री आदि के तेलों के साथ। इसके अलावा जुकाम के समय गाल के ऊपर की हड्डियों पर, आंखों के नीचे, माथे के बीच में या फिर ऊपर के तालू को बार बार दबाने और छोड़ने से साइनस के आसपास के प्रेशर में बदलाव लाके नाक की नली के ऊपरी हिस्से से नजले को ड्रेन करने में और तुरंत राहत देने में मदद मिलती है। सूंघने की ताकत हमें बहुत से खतरों से आगाह करती है। वृद्धावस्था में सूंघने की शक्ति का कमजोर होना कई तरह के खतरे पैदा कर सकता है, जैसे कि रसोई या और तरह की गैसों के रिसाव या फिर जलने की गंध का समय पर ना पता चलना। जैसे हमने पहले एकाग्र होकर माइंडफुली सुनने की प्रैक्टिस करने की बात की, वैसे ही सुगंध के प्रति भी हम अपनी संवेदनशीलता बढ़ा सकते हैं। अपने आसपास की फिजा में अलग अलग तरह की अच्छी और बुरी गंधों को पहचानने की कोशिश करके हम अपने सूंघने की शक्ति को और भी परिष्कृत बना सकते हैं। इसके लिए आप पक रहे या खाने की मेज पर रखे खाने में अलग अलग मसालों की उनके गंध से पहचान या आंख बंद करके अपने आसपास की चीजों की खुशबुओं के स्रोतों को पहचानने का खेल अपने साथ खेल सकते हैं। कान और नाक के बाद चलिए जुबान और स्वाद चखने की शक्ति पर भी कुछ बात कर लेते हैं। हमारी जीभ एक अत्यंत ही संवेदनशील और जटिल अंग है, जो हमारे मुंह के जरिए आने वाले पदार्थों की पहली सुरक्षा जांच यानी सिक्योरिटी चेक करता है। जैसे रंग आंखों के द्वारा अलग अलग वेवलेंथ की प्रकाश तरंगों का बोध करने का तरीका है, वैसे ही स्वाद हमारे शरीर के लिए खाए और पिए जाने वाली चीजों की भौतिक और रासायनिक पहचान करने का तरीका है। हमारे स्वाद की शक्ति का विकास मनुष्य जाति की अनगिनत पीढ़ियों के भोजन खाने के अनुभवों का नतीजा है। किस चीज को खाना सुरक्षित है, क्या हानिकारक हो सकता है और किस चीज को और जांचना चाहिए, जिसका स्वाद हमारे लिए अनजाना है, इस तरह के फैसले लेने में जीभ हमारे लिए एक एक्सपर्ट का काम करती है। ऐसे विलक्षण, महत्वपूर्ण और संवेदनशील अंग की देखभाल के लिए हमें भी कुछ खास चीजें करनी होती है। पोषण के लिहाज से जुबान की संवेदनशीलता बनाए रखने के लिए जिंक, विटामिन B12 और लार यानी सलाइवा बनाने वाले मसाले जैसे मिर्च, अदरक वगैरह के साथ नींबू, संतरे और नारंगी जैसे सिट्रस फलों का सेवन करना फायदेमंद रहता है। दूसरी ओर सिगरेट पीना और ज्यादा शराब, चीनी और नमक के इस्तेमाल से अलग अलग चीजों के स्वाद में फर्क करने की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो जाती है। इसीलिए हम देखते हैं कि उम्र बढ़ने के साथ साथ बुजुर्ग लोग
खाने में नमक और मीठे की मात्रा बढ़ा देते हैं और साथ ही उनकी अलग-अलग जायकों में महीन फर्क करने की काबिलियत भी कम होती जाती है। जैसा कि पहले कहा गया है कि स्वाद और सूंघना एक दूसरे के सहयोगी तंत्र है, इसलिए उनकी देखभाल भी एकीकृत यानी यूनिफाइड तरीके से होनी चाहिए। इसी के चलते लार यानी सलाइवा, जो कि नाक, मुंह और गले से लेकर फेफड़ों तक सबके लिए जरूरी है और जो खाने को पचाने और स्वाद दोनों के लिए आवश्यक है, उसका पर्याप्त मात्रा में बनना बहुत जरूरी है। सही मात्रा में हाइड्रेशन यानी पानी पीना लार बनाने के लिए सबसे आवश्यक तत्व है। जीभ और स्वाद के लिहाज से आदतों की बात करें तो जैसा हमने दांतों पर बात करते समय कहा था कि जुबान की सफाई के लिए उसे हल्के हल्के टंग स्क्रैपर या मुलायम ब्रश से मालिश करते हुए साफ करें और नमक मिले हल्के गर्म पानी से गरारे करें। यूं तो स्वाद पहचानने की क्षमता हमारे अंदर पैदाइश के समय से ही होती है, लेकिन हमें नए स्वादों के लिए जुबान को लगातार ट्रेनिंग देते रहना चाहिए, जैसे प्रोफेशनल फूड टेस्टर्स या चाय और वाइन के टेस्टर्स करते हैं। इसके लिए जिस तरह हमने कान और नाक की शक्तियों की सूक्ष्म ट्रेनिंग की बात करी थी, वैसी ही वर्जिश आप टेस्ट यानी स्वाद के लिए भी कर सकते हैं। सूंघने, सुनने और स्वाद की शक्तियों का कमजोर होना वृद्धावस्था की आम निशानियां मानी जाती है और आम तौर पे लोग इसे यूं ही स्वीकार भी कर लेते हैं, पर ऐसा अनिवार्य है, ये मानना कतई सही नहीं है। थोड़ी सी सावधानियों, कुछ छोटी छोटी आदतों और देखभाल से हम सारी जिंदगी इन इंद्रियों को तेज तर्रार और पूरी क्षमता के साथ काम करता रख सकते हैं। और अंत में अब हम गले की सेहत और आवाज पर बात करेंगे। हमारा गला खाना खाने और सांस लेने दोनों का एकमात्र रास्ता है। साथ ही ये आवाज के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का जरिया भी है। जैसे कि हमने देखा कि गला, नाक, मुंह और कान एक समन्वयित तंत्र यानी यूनिफाइड सिस्टम का हिस्सा है। इस वजह से गले की सेहत इन बाकी अंगों की सेहत से काफी हद तक जुड़ी हुई है। फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम खास तौर से गले के लिए कर सकते हैं। ये विशेष रूप से ध्यान रखने वाली बातें उनके लिए खास तौर से उपयोगी है जो अपनी आवाज पर आम लोगों से ज्यादा निर्भर करते हैं, जैसे वक्ता, अध्यापक, अभिनय करने वाले, गायक गायिकाएं इत्यादि। सबसे पहले पोषण। शहद, अदरक, बोन ब्रॉथ यानी हड्डियों का शोरबा, हल्दी, दूध, चाय और अनानास जैसे पदार्थ गले के लिए लाभकारी है। पानी गले के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। इसके साथ ही बहुत अधिक मिर्च, मसाले, शराब और धूम्रपान से बचें। कुछ लोगों में अधिक डेयरी यानी दूध और उससे बनी चीजें गले में बलगम और खराश को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा रात में भोजन के बाद तुरंत सो नहीं जाना चाहिए। सोते समय बाईं तरफ करवट लेकर सोने से एसिड रिफ्लक्स, जो गले में जलन पैदा कर सकता है, उससे कुछ हद तक बचा जा सकता है। जो लोग अपनी आवाज की गुणवत्ता पर औरों से ज्यादा निर्भर करते हैं, उनके लिए कभी-कभी मौन व्रत या साइलेंट रिट्रीट्स भी लाभकारी होती है। अपने आने वाले दैनिक अभ्यास के वीडियोस में हम नियमित अभ्यास करने वाले प्राणायाम और क्रियाएं बताएंगे, जिनमें वोकल वार्म अप और आवाज के मॉड्यूलेशन के अभ्यास भी होंगे। ये सब
गायकों और उन लोगों के लिए विशेष रूप से उपयोगी होंगे जो लंबे समय तक बोलते हैं या आवाज के जरिए जज्बात जाहिर करते हैं। लेकिन वस्तुतः इन एक्सरसाइजेस का लाभ सभी लोग ले सकते हैं और अपनी आवाज में स्पष्टता, घनत्व और भावपूर्ण अभिव्यक्ति को जीवन के अंतिम पड़ाव तक बनाए रख सकते हैं। इसके साथ ही हम इस प्रस्तुति के अंतिम चरण पर पहुंच गए हैं, जिसमें हमने वृद्धावस्था की शारीरिक निशानियों और चुनौतियों, उनके कारणों और उनसे निपटने के तरीकों पर विस्तृत चर्चा की। वीडियो समाप्त करने से पहले हम कुछ छोटे छोटे बिंदु रखना चाहते हैं जो सरसरी तौर पे तो सामान्य लग सकते हैं, लेकिन हमारी आज की चर्चा के संदर्भ में मददगार साबित होंगे। पहली बात, फौरी तौर पर कुछ लोगों को इस वीडियो में कही गई बातें बहुत सारी सूचना एक साथ मिलने की वजह से उलझाने वाली लग रही होंगी, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। अगर आप दो बातों पे गौर करें तो चीजें काफी सुलझी हुई लगेंगी। पहला ये कि बहुत सारे नुस्खे और सुझाव कई जगह पर प्रासंगिक यानी मौजूद होने की वजह से दोहराए गए हैं, और दूसरा ये कि इनमें से कई चीजें आपकी जिंदगी में पहले ही किसी न किसी रूप में शामिल है। इसलिए अगर आप दोहराए गई चीजों को एक करके देखेंगे और अपने जीवन शैली में लाने वाले बाकी बदलावों को छोटे छोटे कदमों में चरणबद्ध रूप से अपनाएंगे तो सब कुछ काफी आसान लगने लगेगा। और जब नियमित अभ्यास से इसके लाभ आपको मिलने शुरू हो जाएंगे तो आप इन सब उपायों का आपस में संबंध महसूस कर पाएंगे। इसके लिए अगर आपको जरूरत महसूस हो तो इस वीडियो को विषयवार यानी टॉपिक वाइज दोबारा देखें। कई बार दोबारा नजर डालने से हमें पहले देखी या सुनी बात में कुछ और नया मिल जाता है और विषय और भी साफ साफ समझ आने लगता है। अगली बात, जिन खाने की चीजों के नाम हमने इस वीडियो में बताए हैं उन्हें सिर्फ मिसाल के तौर पर लें। अगर कोई और खाने की चीज जो आपके आसपास आसानी से मिलती हो और वही पोषक तत्व यानी न्यूट्रिशनल वैल्यू देती हो तो उससे इस्तेमाल कीजिए। हमेशा उन चीजों को प्राथमिकता दे जो आप तक सबसे कम दूरी तय करके पहुंची हो और जिनमें कम से कम प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल या जिनमें केमिकल या जेनेटिक बदलाव किया गया हो। हर जेनेटिक बदलाव की कीमत होती है और कई बार खाने को अच्छा दिखने और लंबे समय तक स्टोर करने के लिए किए जाने वाले उपाय नुकसानदायक भी हो सकते हैं। खाने की महंगी चीज जरूरी नहीं कि ज्यादा पौष्टिक भी हो। इसी तरह सोशल मीडिया और हेल्थ कॉलम्स में रोज रोज आ रहे नए सुपर फूड्स के शोशों के चक्कर में पड़ने के बजाय अपने खाने में विविधता लाकर अलग अलग तरह के न्यूट्रिशन के स्रोत अपने खाने में शामिल करें। ये एक ज्यादा सेहतमंद न्यूट्रिशन स्ट्रैटेजी है जो आपके शरीर को अलग अलग चीजों से पोषण निकालने में एक्सपर्ट बनाता है। अगली चीज जो ध्यान देने की है वो है आपके वातावरण से रिश्ता। अपने आसपास के माहौल को स्वच्छ और सेहतमंद रखिए, लेकिन सेहतमंद वातावरण में रहने का मतलब ये नहीं कि आप हमेशा लैबोरेटरी या अस्पताल जैसी साफ और सैनिटाइज्ड की गई जगह में रहे। जहां अच्छा खाना, पानी और हवा जरूरी है, वहीं आपके शरीर को अपने प्राकृतिक माहौल में जीने और फलने फूलने के काबिल भी होना चाहिए। प्रकृति और प्राकृतिक वातावरण के साथ जुड़ाव वैक्सीन की तरह काम करता है।
शरीर की इम्यूनिटी ज्यादा से ज्यादा चीजों से सुरक्षित और नियंत्रित संपर्क से बढ़ती है। अपने वातावरण में आम तौर पर मौजूद पदार्थों और जीवाणुओं से बचते रहने से आपकी इम्यूनिटी का स्तर कम होता जाता है और संक्रमण और एलर्जीज होने के खतरे बढ़ जाते हैं। इसके अलावा आपको ऐसे कपड़े पहनने चाहिए जो आपको सुरक्षित और आरामदायक महसूस कराएं। ऐसे फैब्रिक्स का इस्तेमाल करें जो न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपके माहौल, अपनी दुनिया और उनको बनाने वाले लोगों के जीवन के लिए भी अच्छे हो। ऐसे कपड़े, जूते और एक्सेसरीज का इस्तेमाल करिए जो आपकी बॉडी को सही सपोर्ट दे, ना कि आपके शरीर पे गलत डिजाइन और बनावट या नुकसानदायक मटेरियल के इस्तेमाल की वजह से अनावश्यक दबाव डाले, जो लंबी अवधि में आपके पोस्चर को बिगाड़ सकता है और स्थायी शारीरिक कमजोरियां या विकार पैदा कर सकता है, जिनका बुरा असर वृद्धावस्था में और भी बढ़े हुए और नकारात्मक रूप में दिखने लगता है। ऐसी कोई चीज ना खाए, ना बदन पर लगाए, ना ही कोई ऐसा प्रोसीजर कराए जो आगे जाकर आपके लिए तकलीफ या पछतावे की वजह बन जाए। थोड़ी देर के लिए अच्छा दिखने के लिए या दोस्तों के दबाव या फैशन ट्रेंड्स के प्रभाव में आके ऐसे कदम ना उठाएं जो लंबी अवधि में नुकसानदेह या अफसोस की वजह बन जाएं। जीवन में बदलाव की शुरुआत छोटे और आसानी से लिए जाने वाले कदमों से करें, जैसे नई और दूरगामी फायदे पहुंचाने वाली माइक्रो हैबिट्स, यानी छोटी छोटी आदतों को अपनाना, जैसे कि सोच समझ के और रिसर्च करके अपने जीवन और परिस्थितियों के हिसाब से खानपान और उसका स्केड्यूल बनाना, सही मात्रा में और सही समय पर नियमित सोना और जागना, बड़े तकिए के बजाय सिर्फ जरूरत के मुताबिक सपोर्ट देने वाले नरम तकिए का इस्तेमाल करना, जो ना चेहरे पर घिसाव और झुर्रियां और ना ही बालों में खिंचाव पैदा करे, स्ट्रेस देने वाली परिस्थितियों से दूरी बनाए रखना, हर काम को, चाहे वो कामकाज से संबंधित हो या निजी, उसको ध्यान से यानी माइंडफुली करना, अपनी जीवनचर्या में थोड़ी और सक्रियता लाना, लेकिन जब जरूरत हो तो रुक के जीवन की मंथर गति का आनंद भी लेना, जितना हो सके मुस्कुराने और हंसने के बहाने ढूंढे और अपने शरीर और परिस्थितियों के मुताबिक सही मात्रा में पानी पीजिए, और वो भी छोटे छोटे घूंटों में। ऐसे नन्हे नन्हे कदम जिंदगी में बड़े और सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं और वृद्धावस्था की राह को आसान बना सकते हैं। स्वावलंबी होना और अपने विवेक और समझ पर भरोसा और परंपरागत ज्ञान पे विश्वास प्रशंसनीय है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम विज्ञान के द्वारा मिल रही नई जानकारियों और इलाजों को शक की निगाह से देखें। हमेशा ही जिंदगी में कई चीजें ऐसी होती है जो कि हमारे नियंत्रण या जानकारी से परे होती है, और एक अच्छी जीवन शैली और सावधानियों के बावजूद हमारी जिंदगी पे नकारात्मक हालात पैदा कर सकती है। ऐसे मौकों पर सही वक्त पर और सही एक्सपर्ट की मदद लेने से हमारी जिंदगी की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन ऐसा करते समय ऐसे लोगों से सावधान रहना बहुत जरूरी है जो अप्रमाणित परंपरागत नुस्खे, आधा पका हुआ ज्ञान, जादुई तरह से काम करने वाले उपचार या सतही तौर पे वाजिब लगने वाले नुस्खे आपको बेचने की कोशिश करते हैं। सोशल मीडिया और 2 मिनट के वीडियोस के इस दौर में इन छलावों ने बहुत ही व्यापक और हानिकारक रूप ले लिया है। याद रखिए कि स्थायी
और सुरक्षित समाधान देने वाला नुस्खा, चाहे वो स्वास्थ्य, मानसिक कल्याण या आपकी संपत्ति का मामला हो, कभी भी इंस्टेंट नहीं हो सकता। स्थायी फायदे धीरे धीरे, समझ बूझ के, दृढ़ता के साथ और लंबे समय तक चलने वाले रास्ते पर ही मिलते हैं। और आखिर में, जैसा कि हम सुजीवनम के बुनियादी दर्शन में मानते हैं, स्वाध्याय के महत्व को समझिए और जीवन के हर पहलू में इसका पालन करें। हर नए विषय के बारे में ज्ञान हासिल करें और ऐसा करते समय उस पे खुद शोध करके हर नई जानकारी को बौद्धिक संशयवाद यानी इंटेलेक्चुअल स्केप्टिसिज्म से जांचने की आदत डालें। इस भ्रामक पोस्ट ट्रूथ युग में, जहां एआई और अन्य तकनीकी तरीकों से झूठ भी असल जैसा दिखने लगा है और जो हमारे पूर्वाग्रहों यानी कॉग्निटिव बायसेस का इस्तेमाल करके खासकर वृद्ध लोगों को शिकार बना रहा है, वहां स्वाध्याय का महत्व और भी बड़ा हो जाता है। याद रखिए, आपका शरीर आपका एकमात्र ऐसा साथी है जो जिंदगी भर आपके साथ रहेगा। उसका सम्मान करें, उसे अनदेखा करने या कम करके देखने की गलती ना करें। आपका शरीर हमेशा आपसे कुछ कह रहा होता है, बस आपके सुनने की देर है। इस रिश्ते को एक तरफा रखने की बजाय एक संवाद में बदले। जब आप अपने शरीर से संवाद की गहराई में जाएंगे, तो इसका ऐसा फल आपको मिलेगा जो आपकी कल्पना से भी परे होगा। आज के वीडियो में इतना ही, लेकिन ये तो हमारी एक लंबी, स्वस्थ, सक्रिय, रोमांचक और गरिमापूर्ण वृद्धावस्था की ओर ले जाने वाली यात्रा का पहला पड़ाव मात्र था। तो इसके बाद क्या? हमारी इस श्रृंखला में जिन अगले कदमों की अपेक्षा आप हमसे कर सकते हैं, वो है एक ब्लॉग और उस पे आधारित वीडियो जो वृद्धावस्था के मनोवैज्ञानिक और व्यवहार संबंधी पहलुओं पर केंद्रित होगा, जिसमें हम ये चर्चा करेंगे कि वृद्ध, उनके आसपास के लोग और समाज सब मिलकर कैसे नए तरीके और सोच विकसित कर सकते हैं, जिससे कि वृद्धावस्था के अनुभव को चिंता, निर्भरता और कमतरी के एहसास से मुक्त किया जा सके और जीवन का ये दौर भी एक नया, रोचक और जीवंत अनुभव बन सके। इसके बाद हम जारी करेंगे व्यायामों और क्रियाओं के 3 संग्रह, जिनमें पहला हफ्ते में 5 दिन किए जाने वाला सेट जो करीब 1 घंटे का होगा, दूसरा हफ्ते के बाकी 2 दिनों के लिए एक छोटा सेट और तीसरा प्रतिदिन दिन के अंत में ज्ञानेंद्रियों के व्यायाम और दिमाग की शांति और सकारात्मकता के साथ दिन को समाप्त करने के लिए करीब 20 मिनट का एक रूटीन होगा। आखिर में आपके दिन, सप्ताह और जीवन को संगठित करने के लिए कुछ टेम्पलेट्स यानी दिनचर्या के खाके देंगे, जिनमें इस वीडियो में दी गई जानकारी और सुझाव, ऊपर दिए दोनों फॉलोअप स्टेप्स और कुछ अन्य सहायक जानकारियां समाहित होंगी। आप इन खाकों को रेफरेंस यानी संदर्भ के रूप में इस्तेमाल करके अपना सुजीवनम जीने का व्यक्तिगत तरीका गढ़ सकते हैं। इस वीडियो में प्रस्तुत विचारों और नुस्खों और उससे भी ज्यादा आने वाले वीडियोस और लेखों की विषय सामग्री और संरचना यानी फॉर्मेट पर आपके विचारों और सुझावों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा, ताकि हम आगे की यात्रा को आपके जीवन के अनुभवों और दृष्टिकोण से और भी बेहतर तरीके से जोड़ सके और वृद्धावस्था को एक चुनौती के बजाय एक खुशी, संतुष्टि और गरिमा से परिपूर्ण अनुभव बनाने के अपने इस साझा प्रयत्न में सहकार्य कर सकें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए
आपको आपके सुजीवनम की शुभकामनाएं।